Namaskaram and good morning. So today we are going to discuss chapter called agriculture income. You should put it as a new concept or new chapter only because this is completely different altogether. Taxation of agriculture income in India. So why is it important? I'll start with that. Okay, then we can go into this. So there was a time, and even today, when I look at the cultivators in my town where I'm situated now. I'm situated in a very small town called Gadinglaz, Kolhapur. It is somewhere around on the border of Maharashtra and Karnataka. And we are near Amboli Ghat. I don't know what you know. So we are located at this location. So from here, if you go travel another 15 kilometers to the left hand side, we reach Karnataka, and if you travel to the right hand side for around 90 kilometers, we reach in Goa. Okay, so that's the end of the place where I'm situated. Now, when I look at the cultivators here, including my relatives, my uncle and my close people. So I asked him one question one day, Mama, why do you cultivate sugarcane? Obviously, I did not ask it in English. मतलब हिंदी में मैंने या मराठी में बात की होगी. Why do you cultivate sugarcane? So his very innocent and very easy answer was क्योंकि बाबा sugarcane लगाते थे. अब बाबा sugarcane क्यों लगाते थे? क्योंकि उनके बाबा भी sugarcane लगाते थे. तो हुआ कुछ ऐसे कि किसी जनरेशन में किसी एक ने डिसाइड किया कि हम sugarcane लगाएंगे. बाय द वे शुगर केन को घर पे कंज्यूम नहीं किया जाता. सी राइस है, रागी है, वीट होगा, वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, ये सब भी कल्टीवेट करते हैं फार्मर लोग. लेकिन उसका कुछ कंपोनेंट दे कंज्यूम फॉर देमसेल्फ एंड कुछ कंपोनेंट जो होता है वो मार्केट में बेचते हैं वो लोग. तो सेल्फ कंजम्पशन भी होता है, उसको कैप्टिव कंजम्पशन बोलो या सेल्फ कंजम्पशन बोलो, और बाकी का बेच भी देते. कुछ एक्सेस होगा तो दे सेल आल्सो. But sugarcane is cultivated with only one motto, and that is money, because you cannot consume sugarcane. No, like okay, 1 and 2 and for taste and all is different, but the way they cultivate it. So sugarcane is a cash crop again, that is cultivated only to in cash. पैसे आते हैं उसमें से. तो मैंने थोड़ा और सोचा इसके ऊपर, और जो आंसर मुझे मिले उसमें से मुझे ऐसे पता चला कि बाबा के बाबा या हमारे जो परदादा होंगे, उन्होंने शुगरकेन शायद इसलिए लगाया क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे रोड्स नहीं हुआ करते थे, और अगर आप कोई भी अगर क्रॉप कल्टीवेट करते हो तो उसको सेल करने के लिए दैट क्रॉप शुड रीच मार्केट, बिकॉज सारे क्रॉप का लाइफ शेल्फ लाइफ होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, और आप शॉर्ट लाइफ को मार्केट तक पहुंचा बैलगाड़ी से तो पहुंचा नहीं सकते. जैसे आप टोमेटो की बात कर रहे हो, अभी टोमेटो उस टाइम पे अगर यहाँ पे कल्टीवेट होता और मुंबई तक अगर हमको टोमेटो पहुंचाना है तो 15 से 20 दिन लग जाते, और 15 से 20 दिन में तो टोमेटो खराब हो जाते. तो ट्रांसपोर्ट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना एडवांस नहीं था. तो इस एरिया में जब पहली फैक्ट्री बनी है वो शुगर केन की फैक्ट्री बनी है, शुगर की फैक्ट्री बनी, और शुगर की फैक्ट्री के शुगर केन इज द रॉ मटेरियल. तो वहां पे जब शुगर की फैक्ट्री आई तो आजू बाजू के सारे विलेजेस ने डिसाइड किया होगा कि चलो हम शुगर केन लगाते, क्योंकि हम अभी फैक्ट्री को दे देंगे तो वहां से हमको पैसे मिल जाएंगे. तब तक मेरे नजरों में जो फार्मर की जो लाइफ थी, आई हैड ऑलवेज सीन फार्मर एज अ स्ट्रगलिंग स्टार. ठीक है ना, स्टार है वो सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन है, लेकिन स्ट्रगल बहुत होते हैं, स्पेसिफिकली एफर्ट्स बहुत होते हैं. ठीक है ना, दे कैन नॉट टेक इवन वन डे ऑफ. आप समझो, आपको एज अ कॉर्पोरेट में रहते हो तो आपको 1-2 दिन की छुट्टी तो रहती है. आपकी सीए प्रैक्टिस होगी, बिजनेस होगा, 2 दिन तो बंद रख सकते हो. फार्मिंग कभी बंद नहीं होती, कंटिन्यूअस 365 डेज डे एंड नाइट का काम होता है. If you really stay in the farm area, जो आपको पता होगा, I'm not talking about very rich farmer, I'm talking about very marginal farmer जो हमारे देश में है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं. 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ तक क्या बात करूं, जहाँ पे बहुत सारा लेबर वगैरह नहीं होता, सब कुछ फैमिली को ही मैनेज कर, एंड इट्स अ फैमिली बिजनेस, इट्स नॉट अ वन मैन जॉब, पूरी फैमिली उसमें काम करती है. तो मैंने जितने फार्मर्स को देखा था एक पर्टिकुलर एज लाइक 2018 या 2019 तक के, मेरे मतलब 2019 ईयर की बात कर रहा हूं मैं, तब तक मैंने जो फार्मर्स को देखा था तो आई अंडरस्टूड फार्मिंग एज अ वेरी एफर्ट स्ट्रगल ओरिएंटेड जॉब. और पैसे भी उतने नहीं है जितने मतलब प्रोपोर्शनेटली स्ट्रगल लगते, दे डोंट अर्न दैट काइंड ऑफ मनी एज वेल. कॉर्पोरेट्स में हम रहते हैं, मुंबई सिटी में रहते हैं, हम प्रोफेशनल बन जाते हैं. मैं टीचर हूं, जितना मैं महीने में कमाता था उतना मेरा मामा साल भर में कमाता था.
और जितना एफर्ट मुझे लगता था एयर कंडीशन रूम में खड़े रह के पढ़ाने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट उसको लगता था। तब तक मुझे लगता था कि फार्मिंग से तो बेटर मैं हूं। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ सुपीरियर देन द फार्मर्स। देन वन डे व्हाट हैपन, केरला में मैं लेक्चर ले रहा था, कोटायम में था। केरला में कोटायम करके एक जगह है 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोची, अगेन इन द घाट सेक्शन, या ऐसा थोड़ा ब्यूटीफुल एरिया है वो, ठीक है। इफ यू विजिट केरला समटाइम यू शुड विजिट कोटायम। तो कोटायम में मैं लेक्चर ले रहा था और कुछ सडनली 2 दिन की छुट्टी अनाउंस हुई। केरला में ऐसा कभी कभी होता है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से 2 दिन की छुट्टी अनाउंस हो गई। मतलब उस दिन छोड़ना पड़ा और नेक्स्ट दिन क्वेश्चनेबल था कि शायद लेक्चर कल भी नहीं होगा। तो बैक बेंचर्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा होता है हमेशा। कभी भी मैं लेक्चर्स लेता हूं तो आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद बैक बेंचर्स बिकॉज आई यूज्ड टू बिलोंग टू लास्ट बेंच। तो उस मेरे बैच में के लास्ट बेंचर्स जो थे, बैक बेंचर्स जो थे, उनके साथ रिलेशन था। तो वैसा ही उनका प्लानिंग चल रहा था अभी क्या करते, क्योंकि बैक बेंचर देखो 2 दिन का छुट्टी मिला, इवन दो दे आर सीरियस स्टूडेंट, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट स्टडीज की 2 दिन छुट्टी मिला है तो घर पे आके पढ़ाई करते। दैट्स नॉट हाउ बैक बेंचर वर्क। दे आर थिंकिंग कि अभी करे क्या, व्हाट शुड वी डू सो दैट वी कैन स्पेंड दिस 2 days एंड एंजॉय दिस 2 days। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, सर वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। मैंने बोला यस व्हाई नॉट। मैंने बोला व्हाट्स अ प्लान। तो उन्होंने बोला सर वी हैव प्लान टू गो टू इडुक्की। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इडुक्की और इडुक्की। अब जैसे आपको पता है तो मुनार उडुक्की ऐसा मतलब बहुत फेमस जगह है। तो उन्होंने बोला वुड यू लाइक टू कम देयर। बाइक राइड था पूरा का पूरा, ठीक है ना, बुलेट से हमको जाना था। मैंने बोला ठीक है, आई लव द राइडिंग एंड ऑल। तो मैं गया, फॉर्मल कपड़े थे, चेंज करके मतलब जो ट्रैक के कपड़े वो पहन के आ गया। अब हमें होटल वगैरह का कोई खर्चा नहीं होने वाला था, क्योंकि हम जहां जहां जाने वाले थे वहां पे हर एक जगह पे उस हर एक विलेज में एक एक हमारा स्टूडेंट है जहां पे हम रुकने वाले। तो जब हम निकले तब तो मेरे माइंड में कुछ नहीं था, ज्यादा नहीं था, लेकिन गुरुकुल का आइडिया वाज देयर इन माय माइंड कि गुरुकुल चलाना है मुझे और गुरुकुल फार्म एरिया के आजू बाजू में रहेगा, तो फार्मिंग के बारे में मुझे स्टडी करनी है। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द फार्मिंग। और एग्रीकल्चर इनकम में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कुछ ना कुछ जानना था। और खास करके इस पर्टिकुलर चैप्टर में टी, कॉफी, रबर के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल लिखा गया। और टी, कॉफी, रबर उस एरिया में कल्टीवेट होता है जहां पे हम अभी एक्सप्लोरेशन के लिए जाने वाले थे। तो मैंने बोला यार मुझे इन तीनों का कल्टीवेशन देखना है कि होता कैसे है। अगर आपके पहचान में कोई फार्मर होगा तो प्लीज मुझे वहां पे लेके जाइए, मुझे देखना है कि टी, कॉफी, रबर का कल्टीवेशन होता कैसे और उसकी प्रोसेस क्या है, उसके मार्जिन क्या होते हैं एंड ऑल। तो डे 1 पे हम जब वहां पे पहुंचे तो जो जो मेरा स्टूडेंट था उसके उनका खुद का फार्म जो था वो कार्डमम का था, इलायची जिसको आप बोलते हो, कार्डमम का फार्म था। तो जस्टिन वॉज अ पर्सन जिसके घर पे हम रुके, जो इनको पता है जो मेरे ऑफिस में है, ही वाज आवर आर्टिकल। तो जस्टिन के घर पे हम रुके एंड वहां पे हम लोग घूमने गए। उनका कार्डमम का फार्म था। उनकी मम्मी ने मुझको इतना सारा कार्डमम बांध के दिया हमारे घर पे। मैं जब लेकर आया तो कम से कम 1.5 से 2 साल वो कार्डमम चला, सोचो इतना सा दिया था उन्होंने। लेकिन इट वॉज टू मच, क्योंकि हम लोग ज्यादा कार्डमम तो यूज नहीं करते, चाय वगैरह कभी बनाते, खीर वगैरह बनाते उसमें यूज होता है, बट इट लास्टेड फॉर लॉन्ग। तो कार्डमम का पहले सबसे पहला प्लांट जो मैंने देखा वो कार्डमम का देखा। प्रीमियम प्रोडक्ट है, यू नो दैट, ठीक है ना, प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्राइस पे बिकता है। फिर मैंने उसको बोला यार सेकंड डे का कुछ तो मजेदार करते हैं। हम लोग ऑलरेडी टॉप हिल पे जाने वाले थे एंड ही समहाउ ही कॉल्ड फ्यू अंकल्स एंड ऑल एंड ही गॉट वन पर्सन जिसका फार्म, वहां पे स्टेट बोलते हैं फार्म को, जिसका स्टेट बहुत बड़ा था। तो स्टेट मतलब समझते ना, रियल एस्टेट, लैंड एंड बिल्डिंग इज अ रियल एस्टेट। तो वहां पे केरला में फार्म को फार्म नहीं बोला जाता, दे कॉल इट स्टेट। सो एक कोई बहुत बड़ी स्टेट पे हम जाने वाले थे जहां पे मुझे वैरायटी ऑफ फार्म प्लांट्स एक ही जगह पे देखने मिलने वाले थे। हम गए बुलेट पे, साहब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए बन के मुझको 4-5 साल हो गए थे तभी जब हम लोग जा रहे थे वहां पे। एंड आई यूज्ड टू कंसीडर माई सेल्फ एज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रेन स्टार होटल्स, ट्रैवल बाय फ्लाइट्स। तो बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था मुंबई केरला, मतलब 20-22 days इन केरला। तो आई यूज्ड टू बी वेरी सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ, क्योंकि मैं जो मुझको चाहता है मैं वो कर रहा था। वहां जाने के बाद हम एक स्टैंड पे पहुंचे, एक जगह पे कहीं पे किसी एक गांव में, छोटा सा गांव, बहुत बड़ी गांव भी नहीं थी, नाम भी मुझे याद नहीं है। और जस्टिन ने वो अंकल को फोन किया कि हम यहाँ पहुंच गए, हमारे सर को आपका फार्म देखना था। तो उन्होंने बोला आपको समझेगा नहीं रास्ता कैसे है, तो आई विल कम एंड पिक यू गाइस, आप कहाँ पे हो मुझे बताओ। तो हमने बताया कि हम मेन स्टैंड पे ही खड़े हैं। यू वोंट बिलीव दैट गाय केम इन ऑडी। जब तक मेरा जितना मेरा फार्मर का अंडरस्टैंडिंग था, वो ही शुड हैव कम ऑन द स्प्लेंडर और समथिंग लाइक दैट, नो।
और मिट्टी लगी हुई है बॉडी पे, ऐसा मेरे माइंड में वो इमेज था, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे फार्मर बिहेव करते हैं, इवन तो दे आर वेरी रिच, पैसे बहुत है, फिर भी वो लोग ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना, दैट्स हाउ देयर लाइफस्टाइल इज, दे कैन नॉट पुट गुड क्लोथ्स एंड गो टू द फार्म ना। लेकिन जो अंकल आए वो प्रॉपर केरला अटायर में आए, व्हाइट शर्ट व्हाइट धोती, ठीक है ना, एंड ही गॉट डाउन फ्रॉम BMW, ठीक है, और उन्होंने मुझे बोला कम सर वी विल गो इन BMW, एंड ही वाज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। तब मैं ऑलरेडी शॉक था कि फार्मर बुलेट में, तब मैं बुलेट पे, ये ऑडी में मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहला मेरा उनको जो मेरी जो एडमायरेशन थी मैंने उनको एक्सप्रेस की। मैंने बोला सर आई डिड नॉट, आई एम सो सॉरी बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू ऑन द सच एन एक्सपेंसिव कार, और यू नो I was expecting you on some ordinary car or bike, that kind. I don't know how you could, like, I'm not able to process how you can come on Audi, and that in small town like this, small village like this. बोला no no no, this is not my car. तब अभी मैं बोला हाँ ये ठीक है, इनकी नहीं। बोलते this is my son's car. He takes it to the college and all. I don't drive Audi, I drive only Mercedes. मतलब जिस इंसान की जली हुई है उसके ऊपर मतलब उसको इतना तो मत जलाओ। मैंने बोला ठीक है चलो, लाइक आई वाज प्रोसेसिंग, आई अंडरस्टूड ही इज अ बिग शॉट गाय। तो उन्होंने बोला राम वुड यू लाइक टू वॉक द फार्म द एस्टेट और यू वांट मी टू टेक यू बाय कार ओनली। तो मैंने बोला कि देखो कार में बैठते हो तो यू कैन नॉट एब्जॉर्ब द सराउंडिंग्स, अगर आपको सराउंडिंग एब्जॉर्ब करनी है तो यू हैव टू गो बाय वॉक और साइकिल, मतलब आपको कनेक्ट होना है ना नेचर के साथ। तो मैंने डिसीजन लिया वॉक, एंड दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि वो जो स्टेट थी वो बहुत बड़ी स्टेट थी, मुझे नहीं पता था। हमारे यहाँ पे क्या होता है, फार्म जितने भी मैंने अब तक देखे थे वो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में चल के खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी लगा इनका बड़ा इतना बड़ा स्टेट होगा, ठीक है ना, 1-1.5 घंटा ही हुई थी ना। हम लोग वहां पे कुछ 9 o'clock के आसपास पहुंचे थे मॉर्निंग में, टिल 1 o'clock वी वर वॉकिंग, मतलब 4 घंटे हो चुके थे, और स्टेट का 15 to 20% भी कवर नहीं हुआ था मेरे अंडरस्टैंडिंग से। 4 घंटे 4 hours कंटिन्यूअस वॉक, ठीक है ना। बीच बीच में जहां जहां पे प्लांट्स मुझे अंडरस्टैंड करने थे, टू एक्सप्लेन मी कि दिस इज अ कोको प्लांट, कोको मतलब जिससे कॉफी बनता है, ठीक है ना, तो उसका कल्टीवेशन कैसे होता है, उसकी साइकिल कैसे चलती है। कॉफी प्लांट्स, कॉफी मैंने पहली बार देखा तो पिंक था, मैं बोला कॉफी कॉफी का रिल का होता है ना, ये पिंक कलर का क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं, कॉफी रेडिश और पिंक कलर के फ्रूट से निकलती है, एंड दैट वाज अ फ्रूट डे। कार्डमम उनका भी था, दे कॉल इट ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड मतलब ब्लैक पेपर, काली मिरी, ठीक है ना। वहां पे जो बड़े बड़े प्लांट है उनके सुपारी वगैरह के या कोकोनट के, उस ट्रीज पे उन्होंने सेकेंड क्रॉप बोल के ब्लैक पेपर को लगाया गया था। अमेजिंगली मैनेज फार्म, अमेजिंगली, ठीक है ना। फिर आपको ये पता होगा एवोकेडो, हाँ, तो एवोकेडो की भी उनका फार्म था। मतलब ऐसे सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स मसाले जो मैंने जिंदगी में खाली सुने हैं, देखे हैं, फाइनल प्रोडक्ट देखा है, उसका कल्टीवेशन ना कभी सुना था ना कभी देखा था। उनके यहाँ पे काउ जो भी थी, जो मिल्क प्रोडक्शन भी था, वो इतनी इतनी हाइट की, एकदम छोटी हाइट की काउ होती है, वो अलग टाइप का, मतलब उसका ब्रीड ही अलग होता है। छोटी काउ होती है, उसका मिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो नॉर्मल काउज नहीं थी उनके यहाँ पे, वो स्मॉल कुछ देयर इज सम, केरला के लोगों को पता है इफ दे आर वाचिंग दिस, सम डिफरेंट टाइप ऑफ द काउ ब्रीड इज देयर, तो वो वाली काउ थी, वेरी एक्सपेंसिव मिल्क। That means he identified the premium product, कि प्रीमियम प्रोडक्ट कौन से हैं, and he started cultivating those premium products, ठीक है। एक फार्मर को वो करना बहुत जरूरी है। आप हमारे यहाँ के फार्मर क्या करते हैं, एक तो सेम प्रोडक्ट बार बार लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो प्रोडक्ट का कल्टीवेशन साइकिल कैसा है। तो राइस हो गया, शुगर केन हो गया, रागी हो गया, इज वेरी कॉमन प्रोडक्ट टू अस। They understand that product, that's the reason they are doing it. Nothing wrong about it, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, but they are not putting enough time, energy into innovation, research and development. मैं नहीं बता रहा कि आपका अगर 10 एकड़ का फार्म है, 25 एकड़ का फार्म है, तो पूरा का पूरा फार्म आप इनोवेशन में लगा दो। 1 एकड़ तो रखो साइड में, 1 एकड़ तो ऐसा रखो जहां पे यू कैन टेक अ रिस्क एंड यू कैन ट्राई सम न्यू क्रॉप्स,
और जब ट्राई करने तो कौन से क्रॉप करो, ऐसे क्रॉप ट्राई करो जिसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। तो पहले मार्केट को स्टडी करो कि मार्केट में अभी वैल्यू, अभी कल परसों ही मेरी बात हुई कि 140 kg में टोमेटो परचेस किए थे भैया, मैं पाव किलो आधा किलो लेने वाला था, वो दुकान वाले को, मैं मेंटली प्रिपेयर था, ये वो अभी बोलेगा 120 130 रुपया किलो, ठीक है ना। जब मैंने उसको पूछा भैया टोमेटो कैसा है, तो उसने बोला 10 रुपया किलो। आई वॉज सो शॉक, 10 रुपया किलो टोमेटो। मैं बोला अब भी 15 दिन पहले मैंने 140 रुपीज किलो खरीदा है। रिसेंट हाँ 10 रुपया किलो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आधा किलो लेने वाला था टोमेटो, उतना ही हमको रिक्वायरमेंट थी, मैं 3 किलो लेकर आया हूं साहब, आउट ऑफ हैप्पीनेस। मैं बोला कल तक हम लोग टोमेटो में वेजिटेबल में टोमेटो डाल के वेजिटेबल खाते थे, मैं बोला अभी मैं टोमेटो का वेजिटेबल बना के खाऊंगा, ठीक है ना, ओनली टोमेटो की भाजी खाऊंगा। टोमेटो इतना सस्ता हो गया सडनली, आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट। अब सस्ता क्यों हुआ टोमेटो? क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, 1 महीना 1.5 महीना टोमेटो वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हुआ क्या रहेगा फिर, सब लोगों ने सोचा होगा कि अरे टोमेटो का प्राइस बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, एक काम क्या होगा, सब लोगों ने टोमेटो लगाए होंगे। अब इतने लोगों ने टोमेटो लगे होंगे और सीजन चालू हो गया भाई, बहुत सारे टोमेटो मार्केट में आ गए, सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया था, प्राइजेस फॉल। मैंने आके माँ को बोला कि माँ तुझे पता है कि टोमेटो का प्राइस 10 रुपया हो गया किलो यहाँ पे हमारे टाउन में। बोलती कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारे बाजू वाला जो टाउन है, हमारे आगे, हमारा गडिंगलज है, इसके आगे आजरा है, बोलती वहां पे 10 रुपए में 4 किलो मिल रहे थे। दैट्स वाई फार्मर सफर्स एंड दैट्स वाई शेयर मार्केट, इन शेयर मार्केट ऑल्सो पीपल सफर्स। तो शेयर मार्केट और फार्मर का सफरिंग एक ही है। शेयर मार्केट में भी लोग तभी शेयर्स नहीं लेते जब शेयर ऊपर जा रहा होता है, फर्स्ट दे ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करते हैं ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, अभी डिसीजन नहीं लिया उन्होंने इन्वेस्ट करने का, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, 8 दिन से ऊपर जा रहा है, 8-9 दिन हो गए ऊपर जा रहा है, 10वें दिन वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और 12वें दिन से वो शेयर गिरना चालू हो जाता है। दे डोंट बाय एट डे 1 डे 2, जब ऊपर जाने वाला रहता है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, एक अच्छा खासा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, एक साइकिल को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि धनिया कब महंगा होता है। एक साइकिल होती है, एक रिसर्च एनालिसिस बिठा दोगे, जैसे शेयर मार्केट पे बैठते हैं रिसर्च एनालिसिस कि कौन सा शेयर का लोअर क्या है हायर क्या है, कौन से पर पीरियड में वो पीक प्राइस पे चलता है। तो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो 12 ही महीने चलते हैं, बट उनकी प्राइस बहुत वेरी होती है। लाइक धनिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, गार्लिक इज अनदर एग्जाम्पल, अनियन इज अनदर एग्जाम्पल, पोटैटोज। तो ये रेगुलर कंजम्पशन में आते हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई सम 100 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 100 ज्यादा नहीं, कितने प्रोडक्ट हमको आइडेंटिफाई करने, 100 जो रेगुलर कंजम्पशन में रहते हैं। मैं आपको हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का प्लान बता रहा हूँ, एक्चुअली रिकॉर्डिंग लाइन पे इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर ये देखता होगा तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए। तो वी आर गोइंग टू पुट ए रिसर्च टीम, एक रिसर्च करेंगे हमारी टीम, जो 100 प्रोडक्ट, 100 और जरूरी नहीं 100, वी कैन स्टार्ट विद 1 और 2 बट ग्रेजुअली इट शुड गो टू एटलीस्ट 100। इसकी साइकिल अलग अलग होती है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी साइकिल में क्या प्राइस होती है। जैसे विजय भाई अपने वहां पे पोटैटो और अनियन बहुत ज्यादा कल्टीवेट होता है, बट दे सेल एट द सेम टाइम जब उसकी डिमांड कम होती है या सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सारे कल्टीवेटर ने उसी टाइम पे निकालना है कल्टीवेशन। तो पोटैटो और अनियन को प्रिजर्व कैसे किया जाए, वेयर हाउसिंग कैसे किया जाए, ताकि उस पीरियड में ना बेचना पड़े जिस पीरियड में उसका कल्टीवेशन हुआ है, हार्वेस्टिंग हुआ है, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग के बाद 2 महीने 3 महीने उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, हमको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो हार्वेस्ट होता है तो 3 रुपया किलो 5 रुपया किलो जाता है मार्केट में, और जब वो 2-3 महीने का पीरियड चला जाता है, जब टफ पीरियड आ जाता है उस प्रोडक्ट का, जब उसकी स्केर्सिटी हो जाती है, तो वही 30 रुपया 40 रुपए में जाता है, उतना फर्क है। तो मार्जिन कितने से बढ़ सकती है। अब 30 रुपया 40 रुपए से अगर वो बेचना है हमको, तो जरूरी है कि हमको 4 महीने का होल्डिंग पीरियड लगाना पड़ेगा, और कॉस्टिंग में आपको सिखाया जाएगा कि रॉ मटेरियल को होल्ड करने के लिए होल्डिंग कॉस्ट लगती है। तो वी हैव टू डू दैट कैलकुलेशन कि होल्डिंग कॉस्ट शुड बी लेसर देन द मार्जिन दैट वी आर गोइंग टू ऐड। नहीं तो पता चला साला 3 रुपए का प्रोडक्ट 40 रुपए में बेचने के लिए 50 रुपए का तो होल्डिंग कॉस्ट लग गया। तो इतना भी आसान नहीं है जो मैं बता रहा हूं कि साइकिल चेंज करनी है हमको, हमें सीजन में चीजें नहीं बेचनी है। इतना ही मैं इन शॉर्ट मुझको जो समराइज कर रहे हैं वो क्या करना है कि सीजन में हमें चीजें नहीं बेचनी, सीजन ऑफ सीजन में बेचनी है, जब उसका सीजन खत्म होने आता है तब बेचना है। मैंगो का देख लो, मैंगो अगर आप सीजन चालू होने से पहले बेचोगे तो सोने के भाव में जाता है मैंगो,
1000 रुपया किलो, 1500 रुपया किलो, क्योंकि मैंगो के फैन ना अलग ही लेवल के फैन होते हैं। मैंगो दे वेट फॉर होल ईयर कि जब अगला मैंगो का सीजन आएगा तो, और फर्स्ट सीजन का जो मैंगो होता है वो उठाते हैं। ऑल द रिच पीपल दे कंज्यूम मैंगो इन द फर्स्ट सीजन ओनली। तो आपको जब पता है कि मई से अप्रैल से मैंगो की बहुत सारी सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइजेस 200 रुपया 150 रुपया किलो पे आ जाएगी, तभी नहीं बेचना है हमको मैंगो। वी हैव टू फाइंड अ टेक्नोलॉजी वेयर वी कैन टेक इट टू द मार्केट इन लिटिल अर्लियर देन द 10-15 डेज भी आप अर्ली आते हो ना, तभी भी आपको प्रीमियम मिल जाता है। 10-15 दिन से भी फर्क पड़ता है, 5 दिन से भी फर्क पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी 1 दिन से भी फर्क पड़ता है। कल प्राइस अलग थी और आज प्राइस अलग है। तो इसके लिए ना मार्केट में नेटवर्क होना बहुत जरूरी है आप लोगों का। फार्मर्स का मार्केट में नेटवर्क, मार्केट मतलब जो दाना बाजार वगैरह होता है उसमें नेटवर्क नहीं है। तो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भारतम फार्मर, हम खुद फार्मर बने हैं साहब। ऑब्वियसली केरला जैसे जगह पे जब मैं जाकर आया तो आई अंडरस्टूड I can never earn easy crores of rupees. I'm asking you, easy crores of rupees through CA practice, through teaching, through education. I can never earn. With my maturity, I understood that much कि मैं 500 करोड़ 1000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी नहीं बना सकता एजुकेशन और कंसल्टेंसी में। Very difficult. It's not impossible, but it is very difficult to have a company. क्या पता फिर, आई डोंट नो, चालू किया। 500,000 करोड़ की कंपनी हम नहीं बना सकते थ्रू सर्विस सेक्टर, हमें गुड सेक्टर में जाना ही पड़ेगा। तो गुड सेक्टर में हम कहाँ पे जा सकते हैं? वी कुड हैव एंटर्ड इनटू फुटवेयर मार्केट, क्योंकि हमारे कोल्हापुर में फुटवेयर बहुत फेमस है, लेदर प्रोडक्ट बहुत फेमस है, तो लेदर मार्केट में जा सकते थे। गारमेंट मार्केट में जा सकते थे, गारमेंट इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ पे इचलकरंजी में बहुत फेमस है। तो प्रोडक्ट में जब जाना ही है तो आई थॉट कि हम ऐसे प्रोडक्ट में जाएंगे जिसकी 12 से 12 महीने डिमांड होती है, एंड दैट इज फूड इंडस्ट्री। और फूड का जो सप्लायर होता है कल्टीवेटर, फार्मर। तो हम फार्मिंग तक जाएंगे। तो जिसकी जमीन होती है, अच्छा, भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारी जो प्रोड्यूसर कंपनी है, वो लैंड अक्वायर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम लैंड लीज आउट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं आज के तारीख में, लैंड लीज पे देते, क्योंकि सारे जो फार्मर है उन सबको क्या करना है, मुंबई जाना है, या फार्मर के बच्चों को कहाँ जाना है, अभी मुंबई जाना है। तो आने वाले 10 से 15 सालों में क्या होने वाले, जो सीनियर फार्मर्स है, जिनको फार्मर का नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है, दे आर गोइंग टू डाई। और उनका जो टेक है उनके माइंड में है, उनके इमोशंस में है, उसके ऊपर कहीं किताबें नहीं लिखी गई, कहीं कोई कॉलेज नहीं है जहां पे आपको कल्टीवेशन प्रॉपरली सिखाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 से 15 सालों में एज अ गुरुकुल पीपल हम ऐसे फार्मर तक रीच आउट हो जाए, जैसे मैंने केरला का एक एग्जांपल दिया, ऐसे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तालुका में, अलग अलग गांव में हर एक गांव में एक सक्सेसफुल फार्मर होता ही है। हमें उन तक पहुंचना है, उनके वीडियोज रिकॉर्ड करने हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को रिकॉर्ड करना है। टेक्नोलॉजी मतलब हाउ दे डू इट, हाउ दे आर सक्सेसफुल देन द अदर्स, ठीक है ना। ऐसी टीम बनाएंगे हम, और उन फार्मर्स को हम हमारे भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर बनाने का ट्राई करेंगे। दे विल टेक द सेमिनार सेशंस बाकी फार्मर्स के लिए कि भैया ये बाकी लोग कैसे पहले तो एजुकेशन से शुरू होना है, क्योंकि हम एजुकेशनल कंपनी है, तो इस चालू होगा फार्मर एजुकेशन से ही। और ऐसे करते करते जब 1000-1500 फार्मर्स हमसे जुड़ जाएंगे, और ये जुड़ते जब रहेंगे तो हम कैपिटल रेज करेंगे। अगर 1000 फार्मर ने 1-1 लाख भी लाया तो वी कैन हैव ह्यूज कैपिटल इन आवर हैंड। विद दैट ह्यूज कैपिटल वी कैन सेट अप अ ह्यूज प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग देखो, फार्मर डायरेक्टली रॉ मटेरियल बेचता है, इसलिए हमको पैसे नहीं मिलते। हमें 2 प्लांट लगाने पड़ेंगे, एक वेयर हाउसिंग का और दूसरा प्रोसेसिंग का। तो जैसे मैंगो बहुत सस्ता हो जाता है एक पीरियड में, तो मैंगो नहीं बेचना है, फिर सस्ता हो गया, अभी क्या बेच के मतलब है मैंगो। तो मैंगो का पल्प निकाल के मैंगो के पल्प को स्टोर किया जाता है। मैंगो स्टोर नहीं हो सकता, वो फ्रूट है, लेकिन पल्प निकाल के फिर आपको पता है माजा हो गया, या आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी हो गई, कैंडीज बनाने वाली कंपनी हो गई, तो ये सारी कंपनीज को पल्प लगता है, दे यूज द मैंगो पल्प। तो पल्प आप स्टोर कर सकते हो, उसका लाइफ आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो उसके ऊपर हमको प्रोसेसिंग में लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंगो भी प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में बनता है। कैशू हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्यों, क्योंकि अभी हम हमारे यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा, इट विल बी पैन इंडिया ऑपरेशन इनिशियली। तो जहां से भी लोग हमको ये देख रहे हैं, अगर आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को जुड़ना चाहते हो हमारे, वी हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कॉल्ड भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक्सपेक्टिंग टू हैव मोर देन 1000 मेंबर्स इन नेक्स्ट 5 years, ठीक है ना। अगले 5 साल के पंचवार्षिक योजना में वो भी है कि वहां पे 5 साल में वहां पे टर्नओवर बुक होना चालू हो जाएगा, लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे।
तो जो जमीन हमारे पास नहीं होंगी, तो ये जो मेंबर होंगे उनके पास जमीन होगी। समझ में आ रहा है? हमारे पास जमीन नहीं है, क्योंकि जमीन खरीदने के लिए उतने पैसे लगते हैं और पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन हम इनकी जमीन या तो लीज पे ले सकते हैं या इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। और जैसे पतंजलि करता है, पतंजलि कोई प्रोड्यूस नहीं करता, और बाटा शूज नहीं बनाता, पहले आपको बता दूं। एडिडास टी शर्ट और शूज नहीं बनाता, ठीक है ना। हुंडई अभी कार भी नहीं बनाता। ओके, कोई बड़ी कंपनी खुद कुछ नहीं कर रही, सब कुछ जॉब वर्क होता है, उनका खाली ब्रांड होता है। तो भारतम फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी विल बी अनदर ब्रांड। सारी चीजें इसके जो मेंबर होंगे उनके बच्चे या उनको फैमिली बिजनेस कर सेटअप करके हम छोटे छोटे प्लांट बना के देंगे, और वहां से वो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, असेंबल होगा, मार्केटिंग हमारा होगा, पैकेजिंग हमारा होगा, और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सेल होगा। वी आर गोइंग टू डू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डायरेक्टली विद बिग वेंचर्स ऑल्सो। जैसे लेज है, लेज को पोटैटो लगते हैं तो हम डायरेक्टली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डोमिनोज है, डोमिनोज को चिली लगती है, पर्टिकुलर टाइप की चिली लगती है, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द फार्मिंग। तो फार्मिंग हैज बिकम वेरी नियर एंड डियर टॉपिक टू माय हार्ट। मैं बहुत स्पीडली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली आपको प्रोविजन पढ़ाने हैं, लेकिन जो आपके लिए और मेरे लिए एक जमाने में थ्योरी थी, और इन प्रोविजंस का मेरे लाइफ में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं था, वो जमाना अभी जा चुका है मेरे लिए। तो now for me this chapter has become a business model that I wanted to venture out into this particular areas। और एक दिन हम केरला के हमारे जो मेंबर्स है, केरला के हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो यहाँ की प्रीमियम कैश क्रॉप्स है, ब्लैक पेपर, कार्डमम, कोको, कॉफी, टी, रबर, हम इन सारे कल्टीवेशन में भी घुसेंगे। वन डे वी विल हैव दैट डिवीजन आल्सो थ्रू केरला, क्योंकि उसके लिए कुछ ये जो क्रॉप्स है वो हिल स्टेशन पे ही बनते हैं। सो इधर महाराष्ट्र का हमें हिल स्टेशन ढूंढना पड़ेगा, या तो जहाँ पे ऑलरेडी होता है वहां का हमको लीज आउट करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, फार्मर्स के बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है और बाहर जाना है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू स्टेइंग इन द फार्म एंड वर्किंग 365 डेज। दैट्स द रीजन आने वाले 15 से 20 सालों में फार्म में जो लेबर काम करता है या फार्म में जो लोग काम करते हैं वो कम होने वाले हैं। And that's the reason there is a huge scope in the industry where companies and corporate like us can venture into it। and इन सबकी लाइफ कैसे बदल जाए। फार्म में लोग रुकते इसलिए नहीं है क्योंकि फार्म में उनको पैसे दिखे नहीं है। ऐसे नहीं कि कल्टीवेशन करना किसी को अच्छा नहीं, एवरीबडी लव्स टू बी कल्टीवेटर, क्योंकि अपने हिसाब से काम करना होता है। बट दे थिंक कि इसमें एफर्ट ज्यादा और पैसे कम है। हमें वही करने का ट्राई करना है, हाउ कुड वी रिड्यूस देयर एफर्ट सब्सटैंशियली एंड इंक्रीज देयर इनकम सब्सटैंशियली। इसके ऊपर काम करना, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट माय विजन। ईशा योगा सेंटर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दिस, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, वी वांटेड टू डू इट। ठीक है ना। तो इनके हम स्टूडेंट है ईशा योगा सेंटर के सदगुरु के, वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, हम भी एक दिन करेंगे। तो दैट्स अ रीजन, प्लीज अंडरस्टैंड agriculture income as a practical chapter, not as a theoretical chapter, at least people who are working and studying in Gurukul। अगर आप लोगों को सक्सेस का रास्ता चाहिए तो दिस कुड बी वन ऑफ द वे। बाकी इनकम टैक्स पढ़ के अगर टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो तो वेल गुड, पूरा इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कल्टीवेटर अगर बनना चाहते हो तो खाली एक ही चैप्टर पढ़ना है, एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एंड व्हेन आई से टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, नॉट ओनली इनकम टैक्स का, आपको जीएसटी में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्पशन है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। अब नाउ ये तो हो गया मोटिवेशनल फाइनेंशियल। तो मैं जब बोलता हूँ आई वांटेड टू बिकम अ फार्मर, मेरे घर वालों को लगता है कि मैं 2 बैल खरीदेगा, मैं सुबह उठेगा, मैं फार्म पे जाएगा, मैं सब सीए बीए जो किया है वो सब कुछ छोड़ देगा। आई एम नॉट सेइंग दैट काइंड ऑफ फार्मर, आई एम सेइंग अ बिजनेस मॉडल ऑफ फार्मिंग बिजनेस विच इज वेरी प्रॉफिटेबल। खाली उसको स्ट्रैटेजिकली करना होता है। फिर किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर आप 100 एकड़ की लैंड लीज पे लेके क्रॉपिंग करने की बात कर रहे हो, अगर वेदर आपके अगेंस्ट गया तो, क्योंकि इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन वेदर, ठीक है ना। या कोई एक्सीडेंट हो गया तो, कुछ हो गया मतलब जिससे फार्मर लूज क्यों करता है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है, जैसे अभी बारिश इस साल बहुत कम हो गई, एंड इस एरिया में, पूरे इस बेल्ट में, वेस्टर्न घाट में जो भी कल्टीवेशन होता है वो मानसून बेस है, और मानसून ही अगर नहीं आएगा तो फिर कल्टीवेशन कैसे होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जहाँ पे ह्यूज लॉस होगा, इसलिए आपने पूरा का पूरा फार्मिंग चालू कर दिया है और बारिश ही नहीं हुई, एंड योर फार्मिंग इज कंप्लीटली वेदर बेस्ड, या बहुत ज्यादा हुई, तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला आई अंडरस्टैंड इंश्योरेंस ऑल्सो, हमारा हर क्रॉप क्या होगा, हर फार्म क्या होगा, इंश्योर्ड होगा। तो वेदर क्रॉप कम्स और वेदर इट डजंट कम, वी विल एटलीस्ट गेट अवर कॉस्ट बैक। ठीक है ना। तो कॉस्ट तो रिकवर कर लेंगे, उतना तो हमको अक्कल है।
एंड वी हैव टू पुट एफर्ट्स इनटू अंडरस्टैंडिंग मल्टी लेयर फार्मिंग, और क्रॉप्स की साइकिल जो कम होती है हम ज्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब ये शुगर केन क्या होता है, 12 से 14 मन का, 12 to 14 मन के साइकिल में वो पैसे देता है। लेकिन धनिया, धनिया लगाने के लिए, हाँ, कोरिएंडर लगाने के लिए आपको 14 मंथ का नहीं है, उसका उसका डेज में होता है, 30 डेज 35 डेज। तो वो भी लगाओ और वो भी लगाओ, लॉन्ग लॉन्ग वाला भी लगाओ, मिड वाला भी लगाओ, शॉर्ट वाला भी लगाओ, इमीडिएट वाला भी लगाओ। एंड क्रॉप फार्मिंग को कंबाइन करो विथ गोट फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी, इन सबको उसके साथ कल्टीवेट करो। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप समझो कि ऐसे में रैंडमली नहीं बता रहा हूं। मी एंड जॉर्ज हैज इन्वेस्टेड ईयर्स इनटू अंडरस्टैंडिंग द सक्सेसफुल फार्मर्स, और हमको पता चला कि वो एक सोर्स के ऊपर या एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दे आर ऑलवेज हैविंग मल्टीपल सोर्सेस, नॉट ओनली एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर से जो कमाते हैं वो लोग रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो मनी मेक्स मनी, एक बार पहला पैसा आता है तो फिर अगला पैसा इजीली आना चालू हो जाता है। बट दे आर नॉट लूजिंग देयर कोर इज एग्रीकल्चर, एंड दैट्स अ विजन ऑफ भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। में जीएसटी की बात बता रहा था कि जीएसटी में भी एग्जम्पशन है एग्रीकल्चर को, और आपका हमारे भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो जीएसटी में जिस जिस एक्टिविटी ने एग्जाम किया गया है वही हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में, दैट इज अ रियल ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो आपको जीएसटी का भी एग्रीकल्चर इनकम पढ़ना है और इनकम टैक्स का भी पढ़ना है। अगर आप दोनों लॉ के स्टूडेंट हो तो एक ही टाइम पे खत्म करो। अब मैं टैक्सेशन के ऊपर आता हूं। बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया मेरे लिए टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर मी इट इज द ड्रीम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं सीए फर्म चला रहा हूं या एकेडमी चला रहा हूं, तो भैया इसमें जीएसटी भी लगता है 20 लाख के बाद, और जो इनकम हम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स भी लगता है ना। इनकम जो कमाते हैं उसके ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स। आप समझो हमने अगर आगे जाके इसमें 10 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया, तो 10 करोड़ के ऊपर 18% हमने जीएसटी भरना है, 1.8 करोड़। और जो 10 करोड़ नेट इनकम हमारा प्रॉफिट आया हुआ है, समझो मान लो प्रॉफिट हमारा उतना है, तो 30% का टैक्स भी जाएगा, मतलब 30-35% का टैक्स भी जाएगा, 40% तक भी जाता है। तो 3 से 4 करोड़ का इनकम टैक्स जाएगा, मतलब नेट मेरे पास कितना बचेगा, ओनली 6 करोड़। लेकिन अगर मैंने एग्रीकल्चर से 10 करोड़ कमाया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अगर हमने 10 करोड़ कमाया, विच इज वेरी इजी टू अर्न 10 करोड़, आई एम टेलिंग यू। एग्रीकल्चर में 10 करोड़ 15 करोड़ कमाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, इजीली आप कमा सकते हैं। बड़े बड़े व्यापारी कमा रहे, बहुत सारे लोग कमा रहे, 10 करोड़ इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। हाँ, हमारा सपना 1000 करोड़ का है, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट नंबर, बट 10-15 करोड़ का तो बिजनेस हम ऐसे ही कर लेंगे। उसके लिए 1000 फार्मर की भी जरूरत नहीं है, 25-50 भी मिल गए तभी भी हम कर सकते हैं। 10 करोड़ का इनकम हमने कमाया साहब, जीएसटी कितना लगेगा टर्नओवर के ऊपर, इसका जो भी टर्नओवर होगा 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, टर्नओवर के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? अभी बताया मैंने, जीएसटी एग्जम्प्ट है, नहीं लगेगा। तो जीएसटी कितना लगेगा? 0। अच्छा, ये जो नेट 10 करोड़ हमारे अकाउंट में आए, प्रॉफिट है हमारा, मान लो ये अभी प्योर प्रॉफिट है, इसके ऊपर इनकम टैक्स कितना लगेगा? 0। इनकम टैक्स नहीं है इसके ऊपर। तो जिसके ऊपर इनकम टैक्स, देखो बिजनेस कैसा करो, आपको टैक्स की चोरी करने की जरूरत ही नहीं है ना। टैक्स की प्लानिंग अगर हो सकती है तो टैक्स की चोरी क्यों करोगे आप? व्हेन यू कैन प्लान यू शुड नॉट इवेड। तो सीएफ में टैक्स बचाने के लिए इवेजन करे, खर्चा बुक करे, ये करे, करने की क्या ही जरूरत है? आप इनकम ही ऐसा कमाओ जिसके ऊपर टैक्स ही ना लगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी भी बिजनेस में जाओ, द गोल ऑफ एवरी बिजनेस इज टू हैव प्रॉफिट। देन व्हाई नॉट एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस? तो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या होता है सर? आप अगर बहुत अमीर हो, आप जमीन खरीद लो, बस। क्या खरीद लो? एग्रीकल्चर। कौन सी जमीन खरीद लो आप? अभी वो तो रियल एस्टेट है, मैंने बता दिया। सर लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कल्टीवेट करने का, एक काम करो, हमको भाड़े पे दे दो, हमारे जैसे लोगों को भाड़े पे दे दो, रेंट पे दे दो, लीज पे दे दो, कल्टीवेटर्स को दे दो। तो उसमें से आपको क्या मिलेगा? आप प्रोफेशनल हो, आप सीए हो, कंसल्टेंट हो, कोई भी हो, आप जॉब करते हो, आपको रेंट आ रहा है, आपके लिए वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम है क्या? देखो, कल्टीवेटर का एग्रीकल्चर इनकम होता है, इतना समझ में आ रहा है? जो कल्टीवेटर होता है, जो खेती करता है, उसका इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। अब उसने जो जमीन रेंट पे ली है जिससे, तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो है अभी सिटीज में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, तो यहाँ पे जो फार्मर काम कर रहे हैं वो अपनी जमीन पे नहीं कर रहे, वो जिस जमीन पे काम कर रहे उसमें से रेंट उठा के उनको दे रहे हैं। तो मैं आपको पूछना क्या चाहता हूं, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर इनकम है क्या? नहीं है ना? तो टैक्सेबल होना चाहिए था ना। इनकम टैक्स लॉ ने डेफिनेशन में फोर्सफुली उसको इंक्लूड करा के लिए, इनकम टैक्स लॉ के डेफिनेशन में
इंक्लूड करके लिया है कि रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, पर्पज भी एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्या होना होगा, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, और एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला समझा आपको? तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। हाँ, किसी फार्मर में फार्म अपना मूवी शूटिंग के लिए भाड़े पे दिया, फार्म ही है लेकिन मूवी शूटिंग के लिए दिया, अब बताओ, अब टैक्सेबल हो जाएगा। हमारा जो ये है 5वां डिवीजन है अपना एक्सप्लोरर, उसमें हम क्या करने वाले, एग्रो टूरिज्म डेवलप करने वाले। व्हाट इज एग्रो टूरिज्म? हमारा एलिट एक्सप्लोरर का विजन क्या है कि भैया हम जो सिटी के लोग हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में फार्मिंग देखा नहीं है, कल्टीवेशन देखा नहीं है, जिनको इसका डेप्थ नहीं पता, हम उनको बोलेंगे, जैसे कॉर्पोरेट जाती है, गोवा में जाती है एजीएम करने के लिए, एनुअल पिकनिक करने के लिए, दिल्ली जाते हैं, मनाली जाते हैं, हम बोलेंगे भैया हमारे गांव में भी आओ। क्यों आओ? क्योंकि हम आपके एम्प्लॉयज को मेडिटेशन सिखाएंगे, योगा सिखाएंगे, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। अच्छा खाना मतलब 5 स्टार वाला खाना नहीं, जो फार्म में बनता है, जो रियल फूड है, ठीक है ना। हम उनको कुछ गिफ्ट देंगे, यहाँ के फ्रूट्स देंगे जो भी उस सीजन में होगा, कुछ आइटम हमने कल्टीवेट करके रखेंगे, वो सेल करेंगे। दैट्स अ बिजनेस मॉडल ऑफ एग्रो टूरिज्म, कि लोग हमारे यहाँ पे आएंगे, हमारे फार्म में रहेंगे, ऐसे रूम में नहीं रहेंगे। जो गांव के रूम होते हैं, गांव के घर जैसे होते हैं, फार्म हाउस जैसे होता है, फार्म हाउस पर रहेंगे। दे हैव टू एक्सपीरियंस द डिफरेंट लाइफ, दे हैव टू फील द कनेक्ट विद द नेचर। नहीं तो सीमेंट के जंगलों में रह के उनको पता ही नहीं पेड़ पौधे होते कैसे हैं, जिसे मुझे भी नहीं पता था वो सारे प्लांट दिखते कैसे, होता कैसे। फ्रूट तो मैं खा रहा हूं इतने सालों से, उसका प्लांट कैसे होता है मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ आने के बाद वो धीरे 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 पता चलने लगा। मैं चाहता हूं कि और भी लोग इसको एक्सपीरियंस करें। तो मान लो हमने कोई फार्मर है, अपना मामा ही ले लो, ठीक है ना, जहाँ पे हमने घर बना के रखा है। हमने क्या किया, वहां पे एक कंपनी से 25 एम्प्लॉय 50 एम्प्लॉय आ रहे हैं, यहाँ से लेकर गए वहां पे, 5 दिन हमने वहां पे उनको रखा, उनसे मेडिटेशन कराया, मर्ड बात कराया, ठीक है ना, जो जो एक्टिविटी होती है हमने, ठीक है ना, क्लेश नाशना जो भी होता है हमारा प्रोसेस होता है, वो सबको हमने कराया, कुछ अच्छी बातें बताई, टीम एक्टिविटी कराई, उनके उन्होंने कंपनी के कुछ प्रेजेंटेशन थे वो कराया, प्रोजेक्टर वगैरह माइक वगैरह सब लगा के दिया। गांव ही है, फार्म ही है, लेकिन सारी फैसिलिटी हमने ला के दी उनको। सुबह हम उनको 4 बजे उठाते हैं, 5 बजे सब रेडी हो जाते हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी सुबह 4 बजे नहीं उठे, रात को 1 बजे सोने वाला सुबह 4 बजे कैसे उठेगा। लेकिन वहां पे देखिए फील कि हम इतना करने के बाद भी हम लोग एक्टिव हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि नेचर वो हील करता है ऑटोमेटिकली आपको। तो वो 5 दिन जब हम वहां पे रुके 50 लोगों को लेके, तो उस कल्टीवेटर को हम कुछ ना कुछ पैसा देंगे। अब वो टूरिज्म एक्टिविटी रन करके अपने फार्म में पैसे कमा रहा है, वो टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? मेरा सवाल समझ रहा है आपको? जो टूरिज्म एक्टिविटी वो करा रहा है अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म, वो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? तो आप अपना फीलिंग बताओ। टैक्सेबल ही है। क्यों? क्योंकि वो कल्टीवेशन में से नहीं कमा रहा है। कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि फार्मर का इनकम एग्जम्प्ट होता है, गलत है। फार्मर ने बैंक में एफडी रखी, टैक्सेबल होगी कि एग्जम्प्ट होगी? हाँ, टैक्सेबल होगी। फार्मर ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? वो 111 112 टैक्सेबल। फार्मर ने वो क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन गेमिंग खेलना चालू किया, तो आप फार्मर को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो लोग भी अभी चालू हो गए ये सब करना, ये सब कुछ टैक्सेबल है। फार्मर ने मुंबई में, पुणे में, कोई भी सिटी में घर लिया और वो घर रेंट पे दिया, टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? टैक्सेबल। प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, प्रोसेसिंग प्लांट मतलब समझते हो ना, जो मैं बता रहा हूं, मैंगो से क्या निकाला, मैंगो पल्प, और पल्प बेचना चालू किया, कच्चे आम से अचार बनाना चालू किया, दाल से पापड़ बनाना चालू किया, राइस से पोहा बनाना चालू किया, शुगर से जैगरी बनाना चालू किया, या शुगर बनाना चालू किया शुगर केन से, डेयरी, दूध। ये तो बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फार्मर के पास 15 गाय है, बफेलोज है, उनका दूध बेचना एग्जम्प्ट है। वो एग्रीकल्चर नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग, इनफैक्ट एनी लाइव स्टॉक रखना फार्मिंग नहीं है, वो सब टैक्सेबल है। तो अरे पता कहां से चलेगा? आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, जो डेफिनेशन में लिखा है वही एग्रीकल्चर है। मैंने बोला भारतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 10-15 साल तक या उससे आगे भी लाइफ टाइम तक हमको क्या फर्क पड़ता है, एजुकेशनल रन करेगा डिवीजन, एजुकेशनल, फार्मर्स का एजुकेशन, वी विल टीच फार्मिंग। तो हमारा इनकम टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? टैक्सेबल। टीचिंग फार्मिंग इज नॉट एग्रीकल्चर, डूइंग फार्मिंग इज एग्रीकल्चर। आप कंसल्टेशन देने वाले हो, हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे फार्मर को कि आपके फार्म का आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए,
कहाँ पे क्या कल्टीवेट होना चाहिए, कहाँ पे पेड़ लगने चाहिए, कहाँ पे वेल होना चाहिए, आप कौन से क्रॉप लोगे, इसका हम बहुत बड़ा स्टडी करके देंगे, प्रोजेक्ट बना के देंगे उसको। ये कंसल्टेंसी है। जैसे आप अभी इनकम टैक्स में बैलेंस शीट स्ट्रक्चर कराते हो, वैसे हम फार्म स्ट्रक्चर करने वाले आगे जाके भारतम में। तो बताओ मुझे, कंसल्टेंसी इनकम होगा हमको, टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? बोलो। अब मुझे अगला डिफिकल्ट सवाल आपको पूछना है, भारतम फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, और हम एक्चुअली एग्रीकल्चर करके ही कमा रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो कंसल्टेंसी, एजुकेशन वो सब नहीं है, हम एक्चुअली कल्टीवेटर है। हमारा भी जमीन है, हमारा या तो खुद का होगा या तो जमीन भाड़े पे लेके लीज पे किया होगा। आप खुद की जमीन पे कल्टीवेट करो तभी भी आप कल्टीवेटर ही हो, और आप लीज लैंड पे कल्टीवेट करो तभी भी आप कल्टीवेटर ही हो। तो अगर आप कल्टीवेटर हो तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जम्प्ट है। अब उसको काम करने के लिए कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, फार्म्स पे हो या मैनेजमेंट पे हो, सुपरवाइजर हो, जो भी है, पैकेजिंग, प्रोडक्शन, हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह हैंडल करने वाले लोग, डायरेक्टर्स, ये सबका भी इनकम उसी में से आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम में से आ रहा है। हमारी सैलरी टैक्सेबल होगी कि एग्जम्प्ट होगी? सैलरी फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मैंने क्या बोला समझा आपको? मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं? सैलरी फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटी टैक्सेबल होगी कि एग्जम्प्ट होगी? आप बताइए। आपको दो में का एक बोलना है, टैक्सेबल बोलना है या तो एग्जाम बोलना है। ये सवाल, हाँ, ये सवाल आनी चाहिए आपके माइंड में ऐसे, तब जाके समझेगा इसका डेप्थ क्या है। नहीं तो कोई तो आके चुना लगा के जाएगा आपको, अरे कुछ नहीं रे, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम और फॉरेन का ना वो टैक्सेबल। मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, ज्यादा मेहनत नहीं करता था। अब जब कल्टीवेटर बनने जा रहा हूं तो समझ रहा है कि क्या करूंगा तो एग्जाम्प्ट होगा और क्या करूंगा तो टैक्सेबल होगा। अब पार्टनर्स, ये तो टैक्सेबल है, ये सैलरी का जो सवाल पूछा ना वो टैक्सेबल है। भारतम के मैंने बोला आपको 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर होंगे, मेंबर्स होंगे, और भारतम फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। आई एम पर्टिकुलरली श्योर अबाउट इट। ये 100% प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, हमें लॉस हो ही नहीं सकता। हमें हमें हर एंगल से प्रोटेक्ट करके रखना है। कैलामिटीज के अगेंस्ट हमको इंश्योरेंस लेना है, प्रोडक्ट हमारा मार्केट फ्लक्चुएशन पे नहीं होगा, प्रोडक्ट आने से पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होके हमारा सेलिंग प्राइस फिक्स है, हमको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा मार्जिन वाला प्रोडक्ट, हमको लॉस भी नहीं चाहिए, हमारा सेल प्राइस पहले से फिक्स होना है। तो हम कॉस्टिंग निकालेंगे कि ये इतना बाबा 100 रुपए की चीज बेचने के लिए 20 रुपए का कॉस्टिंग लगता है, 80% हमारा ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क एंड डू दैट। दैट्स द रीजन आई एम प्रीटी श्योर कि हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो प्रॉफिटेबल ही होगी। प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा हर साल? डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बताओ, डिविडेंड फ्रॉम नॉर्मल कंपनी क्या होता है? टैक्सेबल। अब डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चर कंपनी जिसका कोर इनकम एग्रीकल्चर है, टैक्सेबल ही होगा, डिविडेंड है वो। आप 1000 लोग कल्टीवेटर हो नहीं हो मुझको क्या पता, और होगी तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड आपके हाथ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये फार्मिंग एक्टिविटी से आप नहीं कमा रहे हो। कौन सी एक्टिविटी से कमा रहे हो आप? अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कमा रहे हो। हाँ, उसमें आप मेंबर हो, आपका भी फार्म है, आपका भी 4 एकड़ का जमीन है, आपका प्रोडक्ट भी हम खरीदते हैं, वो छोड़ दो, वो 4 एकड़ का जो आपने इनकम कमाया हुआ है वो एग्जम्प्ट। आपका इंडिविजुअल इनकम, वो डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड करके जो आपको दिया जाता है वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलोगे, टैक्स प्लानिंग सुनो, 4-5 लोगों का आपने पार्टनरशिप फर्म खोला और 4-5 लोगों ने मिलकर अगर एक्टिविटी की, तो फर्म और पार्टनर दो अलग अलग लोग नहीं होते। इनकम टैक्स में होते लेकिन रियल लाइफ में दे आर वन एंड द सेम। तो वो पार्टनरशिप फर्म अगर एग्रीकल्चर इनकम कमाती है और उसमें से अगर पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देती है, तो पार्टनर के हाथ में वो एग्जम्प्ट हो जाता है। नॉर्मल रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल, यू शुड नो। लेकिन ये वाला रेम्यूनरेशन कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में से आ रहा है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके अगर आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया, या शेयर तो वैसे भी एग्जम्प्ट होता है, लेकिन रेम्यूनरेशन दिया, कुछ इनकम दिया पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर्स को, तो दैट इज एग्जम्प्ट। तो अगर आपको छोटी लेवल पे करना है, 4-5 लोगों को मिलकर करना है, तो यू शुड नॉट इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, यू शुड इनकॉर्पोरेट अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि उसमें से जो सैलरी आएगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि 4 लोग मिलकर कल्टीवेट करना और अकेले कल्टीवेट करना, कल्टीवेशन तो कल्टीवेशन ही है। पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या? 4 लोग मिलकर कर रहे हैं,
अकेले का ताकत नहीं था, तो 4 लोग मिलके वो कल्टीवेशन कर रहे हैं। एंड पार्टनरशिप फर्म और उस पार्टनर्स का आइडेंटिटी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होता, इनकम टैक्स में माना जाता है, लेकिन एक्चुअली दे आर द सेम। कंपनी लॉ में क्या है, क्लियरली डेफिनेशन में लिखा है, मेंबर्स एंड ओनर्स आर टू मेंबर्स एंड कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पे डेफिनेशन में लिखा गया है साहब, इसलिए थोड़ा फर्क है, आपको समझ रहा है। अगला सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, महात्रिया का या सदगुरु का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड सीड वर्सेस वीड, देयर इज अ थ्योरी सीड वर्सेस वीड। सीड क्या होता है, सीड वर्सेस, सीड क्या होता है रे, सीड बी होता है ना, बियाना, जिसमें से प्लांट निकलता है। और वीड क्या होता है, नहीं नहीं वो गांजा वाला वीड नहीं, एनी ग्रास, एनीथिंग दैट ग्रोज, यू डोंट हैव टू ग्रो इट। तो उसने कितना अच्छे से देखो एक्सप्लेन किया, और आप लोगों को देखो कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लेसन भी मिलेंगे इनकम टैक्स के थ्रू, अगर आप उतने कनेक्टेड हो तो। जंगल में कोई प्लांटेशन नहीं करता साहब, जंगल में कोई पानी लगाने नहीं जा रहा, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा है, कोई टेक केयर करने के लिए नहीं है वहां पे, जंगल ऑटोमेटिकली ग्रो होता है एंड इट टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स। जंगल में सब कुछ कनेक्टेड है, हर एक चीज। और जंगल में एक ही रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द ट्री दैट ग्रोज लॉन्गर सर्वाइव्स। और वो जो बड़ी ट्री हो जाती है जब एक, उसके नीचे जो प्लांट्स होते हैं उसको सनलाइट देता ही नहीं, वो सारा सनलाइट अपने ऊपर रख लेता है। और आपको पता है अगर प्लांट्स को अगर सनलाइट अगर नहीं मिलेगा तो दे विल नेवर ग्रो, दे विल डाई। तो उसके बॉटम में जो प्लांट्स होते हैं वो हर साल मर जाते हैं, नए आते फिर से मर जाते। दैट्स हाउ दिस बिग ट्री सर्वाइव। उसके लिए फर्टिलाइजर वगैरह सब वहां से, न्यूट्रिशन वगैरह वहां से मिलते हैं। जंगल में सिस्टम इतना ऑटोमेटिक है ना, सब कुछ परफेक्ट है वहां पे, कोई उसका ओनर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं, बट एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम लोग जाके कभी तो खराब कर कर आते हो, अलग बात है, ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस को निकाल दो उसमें से तो बाय डिफॉल्ट जंगल का जो सिस्टम है वो परफेक्ट सिस्टम है। दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, जंगल ग्रोज एट इट्स ओन। सीड का नियम ऐसा है कि अगर आप अपने हाथ में कोई भी सीड लेके देख लो, और मैं चाहता हूं जो वर्चुअली मुझे देख रहे बच्चे जो सिटी में है, खास करके जो गांव में, उनको, उन्होंने तो देखा है, एक अनुभव किया है। आज कल में आप जब तक एग्रीकल्चर इनकम आप पढ़ रहे हो, आप जाओ छोटा सा एक प्लांट अपने घर पे आपको लगाना है, मतलब वो फ्लावर पॉट वगैरह लेकर आओ मार्केट से, सब कुछ करना है, ऑलरेडी बना बनाया नहीं लाना है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, यू आर सपोज टू डू द रिवर्स थिंग। आपको सब कुछ लाना है, आपको रिसर्च करना है कि अगर आपको किसी चीज का सीड लगाना है सीड लेवल से, तो आप किसी भी नर्सरी में चले जाओ, नर्सरी के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं, देयर आर नर्सरीज इन सिटीज, ठीक है ना। आप नर्सरी में चले जाओ, आपको सब कुछ वहां पे मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, मिट्टी भी मिल जाएगी, पॉट भी मिल जाएगा, सीड भी मिल जाएगा, सारी चीजें आप लेकर आओ अपने घर पे, उस सीड को देखो एंड जस्ट लुक एट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट डोंट लुक इट एंड हाँ देख लिया डाल दे, तो नहीं 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 नहीं, जस्ट लुक एट इट, ऑब्जर्व इट। आपको एक दिन 2 दिन अगर उसको देखना है तो 1-2 दिन देखो, यू कांट इमेजिन व्हाट आउटकम इट कैन प्रोड्यूस, नहीं कर सकते। आपको मैंगो का सीड अगर मैं दिखाऊंगा, कैन यू इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ मैंगो इट विल गिव, और कितना बड़ा पेड़ बनेगा, कैन यू इमेजिन। मैंगो सीड कितना दिखता है, इतना सा, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली प्लांट किया, कल्टीवेट किया, नर्चर किया, जितना उसको वाटर चाहिए उतना दिया, फर्टिलाइजर दिया, और कभी कभी देने की भी जरूरत नहीं, वो छोटा होता है तो उसका टेक केयर करना पड़ता है, बड़ा होने के बाद इट बिकम्स सेल्फ रिलायंट। वो आगे जाके आपको कितना फ्रूट देगा वो पता होता है क्या आपको, बिल्कुल नहीं पता होता। सीड जो होती है उसको आपने अगर प्लांट किया तो ही वो ग्रो होता है। और आपको मैं ये करना इसलिए बता रहा हूं, एक प्लांट तो आप लगा के देखो, बड़ा एफर्ट लगता है यार प्लांट लगाने में। कौन जाएगा वो नर्सरी में, कौन सा प्लांट लगाऊं, वहां से शुरू, कि फ्लावर का लगाऊं, फूल का लगाऊं, कि शोकेस, तुम्हारा डिसीजन है क्या लगाना है, वो आपका डिसीजन है। लेकिन आप एक फ्लावर पॉट में वो लगा के देखो, और आपके आजू बाजू में जमीन होगी तो उसमें भी लगा के देखो,
यू विल बी डिसअपॉइंटेड कि वो सीड जो आपने लगाया मोस्ट ऑफ द टाइम वो आएगा ही नहीं, इट वोंट कल्टिवेट ओनली, स्प्राउट होगा ही नहीं उसमें से। कभी कभी प्रोबेबिलिटी है, 50-50% तो चांसेस है, इसलिए दो लेकर आओ एक के जगह पे अगर आप कर ही रहे हो मेहनत तो दो लेकर आओ, शायद एक का तो स्प्राउट होगा ही नहीं। अगर आपने डायरेक्टली जमीन में लगा दिया तो उगना ही नहीं है, इम्पॉसिबल है सीड डायरेक्टली। मतलब मुंबई की बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो कॉन्क्रीट होता है उधर, मिट्टी ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है वहां पे। और मान लेते कि वो स्प्राउट हो गया, उसमें से स्टार्टिंग में दो ऐसे छोटे छोटे से ग्रीन कलर के एकदम क्यूट से पत्ते बाहर आएंगे, देखो आप उसका फोटो लेके रखोगे, आपको बहुत क्यूट लगेगा। बाकी आप गार्डन में जाके दूसरों के पत्ते तोड़ते हो अलग बात है, अभी आपका वो दो पत्ते में से कोई एक पत्ता तोड़ देगा तो बताओ कैसा लगेगा आपको। और किसी ने उखाड़ ही दिया तो, इतना इतना उग गया था, किसी ने खींच लिया उसको, कैसा लगेगा आपको अभी। बस ये याद रखो, जब आप किसी की भी फार्म में जाओगे तो कुछ खींचना नहीं है ऐसे, ठीक है ना, फार्मर को बुरा लगता है सब, क्योंकि तुम्हारे लिए वो जंगल जैसा है, फार्मर ने हर एक चीज मेंटेन करके रखी होती है। तो किसी के भी फार्म में जाओ, गार्डन में जाओ तो चीजें तोड़ो नहीं। हाँ आपको चाहिए आप मांग के लो, आपको कुछ खाने की इच्छा करिए तो उसको बोलो मैं खा, पूछ के करो, खुद से जाके छीनो मत, बिकॉज दे आर इमोशनली कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। कुछ कुछ बातें बता रहा हूं यहाँ वहां की भी। अब वो ग्रो होते जा रहा है, आप कैसे उसको रोज जाके देखोगे कितना ग्रो हुआ। हमने भी यहाँ पे गुरुकुल में भी बाहर पेड़ लगाए हुए, हम लोग रोज जाके देखते हैं कि ग्रो हो रहे कि नहीं हो रहे। उनसे बातें करनी होती है, उनको पूछना होता है, ख्याल व्याल पूछना, हाउ आर यू गाइस। हाँ, you'll feel that you are going crazy, क्योंकि आपको भी वो बहुत मैटर करता है। और फिर वो जब इतना इतना हो जाएगा, उसमें से पहला फूल आएगा, पहला फल आएगा, जो भी आएगा, जिसके लिए भी आपने फूल के अगर आपने फ्लावर का लगाया तो बहुत जल्दी उसमें से फ्लावर्स आना। फ्रूट का लगाया तो बहुत टाइम लगेगा, फ्रूट का तो लगाओ भी मत घर पे, घर वाले आपको निकाल देंगे। मुंबई में अगर फ्रूट ट्री लगा दिया आपने तो वो घर खत्म हो जाएगा, छोटा सा नहीं होता। बॉन्जाई की बात नहीं कर रहा मैं, डेकोरेटिव प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, रियल प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो फ्लावर प्लांट्स तो लगा ही सकते हो आप, और देखो उसमें से जब पहला फ्लावर आएगा आपको क्या खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन वो पहला फल आने के लिए या पहला फूल आने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैंगो की बात करता हूं, हम मैंगो सीजन के, मैंगो के बेल्ट के लोग हैं। मैंगो का प्लांट लगाना होगा अगर इसी प्रोसेस में, तो कम से कम मैंगो खाने के लिए, उस पेड़ का मैंगो खाने के लिए मिनिमम 5 to 8 years का आपको वेट करना पड़ता है, 5 से 8 साल रुकना पड़ता है आपने लगाए हुए प्लांट का फ्रूट खाने के लिए। सीए कोर्स हो या बिजनेस हो या कंसल्टेंसी हो या एनी प्रोफेशनल कोर्स हो, इज अ सीड that we have to cultivate, nurture, keep providing all the resources so that one day it will produce the result for us. तो गुरुकुल एक सीड है, आसान है क्या उसको मार्केट से लाना, लगाना, ग्रो करना, कल्चर करना, उसको नर्चर करना, आगे लेके जाना। और कभी कभी उसका कोई पत्ता पक जाता है, उसको निकालना पड़ता है, कोई एक डाली होगी जिसमें कीड़ लग जाएगी, उसको कट करना पड़ता है। तो लास्ट ब्रांच वाज लाइक दैट, वी न्यू कि इट वोंट ग्रो, इसकी ग्रोथ नहीं है वहां पे आगे, किडनी लगी थी लेकिन ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और अगर हमने रिसोर्सेज यहाँ डाइवर्ट किए तो आगे ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो वी हैड टू कट। एक माली को कभी कभी वो डिसीजन भी लेना पड़ता है कि कभी कभी उसने ही लगाए हुए प्लांट को कभी कभी उसको कट करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है। बिजनेस में आते हो या प्रोफेशन में हो या सीए की स्टडी में आते हो, आपको ऐसे ही रहना है, सीड लगाना पड़ता है। अब मुझे बताओ, सीड पत्थर पे लगाओगे क्या आप, स्टोन पे, कंक्रीट पे, डांबर पे, कि मिट्टी में लगाओगे। और आपको पता है सागर वगैरह जो भी लोगों ने हमने काम किया हुआ है, सीड लगाना या जो छोटे छोटे प्लॉट हमने लगाए वो लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसकी मिट्टी रेडी करने के लिए टाइम लगता है। मयूर को पता है वो मिट्टी ढूंढ के लानी पड़ती है, कहीं पे खड्डा खोदना पड़ता है, तब जाके वो मिट्टी यहाँ पे आती है। 4 लोगों से तुम 4 रिसोर्सेस लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं है, सागर के घर से फर्टिलाइजर लाते हैं। तो भैया अलग अलग जगहों से चीजें लानी पड़ती है, तो कंपनी चलाना भी कुछ वैसा ही है, अलग अलग जगहों से रिसोर्सेस लाने पड़ते हैं और एक जगह पे डालने पड़ते हैं। गुरुकुल भी वही कर रहा है, सीड के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू कैन नॉट प्लांट अ सीड ऑन नॉन कल्टिवेटेबल लैंड, इनफर्टाइल लैंड।
एक फार्मर को पता है सीड इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सॉइल का प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीड लगाना तो फाइनल एक्टिविटी होती है। आप कभी भी किसी भी फार्मर के साथ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और उसको पूछिए ज्यादा एफर्ट किसमें लगता है, सीड लगाने में कि सॉइल प्रिपेयर करने में, और वो आपको बताएगा ज्यादा एफर्ट लगता है सॉइल प्रिपेयर करने के लिए। जैसे अपने मराठी में क्या क्या होता है, पहले पहला वाला प्लांट निकल जाता है तो पहला नांगर मारते हैं, ठीक है ना, फिर उसमें से बहुत सारा जो कचरा बिचरा होता है, गावत वगैरह होता है, सब निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर गुट्टा मारते हैं, प्लेन करते हैं, पहले खोद देते पूरा, अपसाइड डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे के न्यूट्रिशन ऊपर आए, ऊपर के नीचे चले जाओ। पूरा सॉइल मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, लेयर चेंज करने पड़ते हैं सॉइल के, फिर उसको फिर से सेट करते हैं। फिर उसके ऊपर पूरा वो ग्रास वगैरह, शेनी वगैरह अपन बोलते हैं, हाँ, वो लगा के जलाया जाता है ना, जमीन को जलाया जाता है ताकि वो रेडी हो जाए। फिर से उसको मिक्स किया जाता है, फिर उसमें फर्टिलाइजर वगैरह मिक्स किया जाता है, फिर से उसको मिक्स किया जाता है। ऐसे 2-3 राउंड जब होते हैं, उसके बाद फिर लेन करके फिर उसके ऊपर सीड लगाए जाते हैं। तो लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट गोज इनटू प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, बिकॉज आप क्या प्लांट करने वाले हो, सीड। सीए कोर्स हो या सीए बनना हो या सीए में बनना हो या सीएस बनना हो या कोई भी बड़ा प्रोफेशनल में आप जाने वाले हो, वो सीड है। वो सीड अनप्रिपेयर्ड सॉइल पे नहीं लग सकती। सबसे पहले तो अपने मन को, अपने दिमाग को रेडी करो कि मुझे ये करना है। गुरुकुल बनाना भी एक सीड है, एक थॉट है, उसको हम ऐसे ही नहीं प्लांट कर सकते आपके माइंड में। उसके लिए आपको आपका सॉइल, आपका मन की तैयारी करनी पड़ेगी। वीड क्या होता है? ऑन अदर हैंड वीड इज अ नेगेटिव थॉट। ग्रास है, इसको उगाना नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू बिकम लोनली, नेगेटिव, जेलस। वो बाय डिफॉल्ट है, वो ऑटोमेटिकली आता है। एंगर, एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ अनसक्सेसफुल, अनसेटिस्फाइड लाइफ, ये सब वीड है। ये आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। तो फार्मर का काम क्या है? अगर फार्मर में सॉइल पे काम नहीं किया तो क्या लग रहा है आपको, सॉइल कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा? फार्मर ने छोड़ दिया जमीन ऐसे ही, कुछ नहीं कर रहा उसके ऊपर, ऐसे ही रहेगा, वो मिट्टी रहेगा? नहीं, क्या उगेगा वहां पे? वीड। वीड लगाया किसने? किसी ने नहीं, वो ऑटो आता है। तो आप समझ रहे हो ना, अगर आप रोज पढ़ाई नहीं करोगे, रोज मेडिटेशन नहीं करोगे, रोज अगर एफर्ट्स नहीं डालोगे, रोज अगर वर्कआउट नहीं करोगे, तो ये बॉडी और ये माइंड दोनों में कुछ ऐसी चीजें उगने वाली जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इनफैक्ट दैट इज एन एलिमेंट, वो कैंसर है थॉट लेवल पे, नेगेटिव थॉट्स। तो अगर एंगेज रहोगे बड़ी बड़ी चीजों में, इसलिए ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए। और अगर आपने बहुत बड़ा ड्रीम ले लिया तो फिर आपको पता है कि अभी मुझको सॉइल, बॉडी और माइंड रेडी करना पड़ेगा, दोनों। क्योंकि खाली माइंड रेडी होने से मतलब नहीं है, बॉडी भी रेडी होनी चाहिए, फिजिकली भी आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब माइंड में स्ट्रेंथ आएगी। तो आपको रेडी होना पड़ेगा। और अगर आप नहीं रहोगे तो वीड तो उग ही रहा है, इतने सालों से उग के आए। तो पहले तो अभी आपका वीड निकालना पड़ेगा, फिर वो जमीन खाली होगी, तब उसका सॉइल प्रिपरेशन होगा, और फिर उसके ऊपर। इसलिए आपको टाइम लग रहा है चीजों को प्रोसेस करने के लिए, इसलिए आपको टाइम लगता है चीजें याद रखने के लिए, इसलिए आपको टाइम लगता है किसी भी चीज को कमिटेड देखने के लिए। आप जब खुद कोई बड़ा चैलेंज लेते हो, आपकी बॉडी आपको रोकती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा वीड भरा पड़ा है, बहुत सारी नेगेटिविटी जमा करके रखी है आपने। उसको पहले न्यूट्रलाइज करो, उसको जीरो पे लेकर आओ। उसको ही क्लेश नाशना बोलते हैं, ठीक है ना। आपने अब तक जितने क्लेश जमा किए उसको आप नष्ट करो, न्यूट्रल हो जाओ, और उसके बाद कुछ नया चालू करो। सीड वर्सेस वीड याद रखो, वीड उगाना नहीं पड़ता, वीड उग जाता है, सीड को लगाना पड़ता है। अभी आते हैं लॉ के ऊपर, इनकम टैक्स लॉ के ऊपर। पर्सनल लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ का लेसन तो था नहीं, लेकिन क्योंकि गुरुकुल के बच्चे हो तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। अगर आपने वीड में से या जंगली पेड़ जो उग जाते हैं वो बेचे, फार्मर ने बेच सकता है ना, वो भी उगा हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं, जंगली है, लगाए नहीं थे, उग गए, बेच रहा है, पैसा है, बताओ टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, इनकम फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब विदाउट ह्यूमन एफर्ट, ऐसा आपको एग्जाम में सवाल आएगा। स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, वीड, वीड का जो इनकम है, वीड भी बिका जाता है ना, अरे घास भी बिकता है, चारा भी बेचा जाता है, तो बताओ ना टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? ये टैक्सेबल है।
मैंने बोला मेहनत करके जो उगाते हो वो अगर बेचोगे तो एग्जम्प्ट है। देखो एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन कितना वाइड है, क्या क्या सोचना पड़ेगा आपको। तो आप इसको पहले तो लाइट ले लेना बंद कर दो कि हाँ एग्रीकल्चर मुझे पता है, हाँ आई नो, अरे मुझको क्या सिखाओगे, फार्मर का बेटा। दो गलत आंसर दो तो आपको समझेगा कि क्या टैक्सेबल है। हाँ, आप बैंक हो साहब, आप निधि कंपनी का ऑडिटर हो, निधि कंपनी फार्मर को लोन देती है, उसमें से इंटरेस्ट कमाती है, फार्मर से इंटरेस्ट कमाती है, या साहूकार होता है गांव में, फार्मर को फार्मिंग करने के लिए लोन देता है और उसमें से पैसे कमाता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो पैसे कमाती है। बताओ वो एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट फ्रॉम फार्मर टैक्सेबल ना, आपका इंटरेस्ट इनकम है, आपका बैंकिंग का बिजनेस है, आप एक्टिव, आप कल्टीवेटर नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके आपको एग्रीकल्चर इनकम समझ में आता है। चलो आगे। हाँ, तो अभी डेफिनेशन के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें बता दी, बाकी मेरे बुक में हैंड रिटन नोट्स जब आपको मिलेंगे उसमें बहुत सारे एग्जांपल है जो कॉम्प्लिकेटेड थे, वो सारे मैंने कवर अप कर लिए। ठीक है, अब फटाफट पढ़ लेता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम डेफिनेशन इज वेरी वाइड टू कवर इनकम नॉट ओनली फ्रॉम द कल्टीवेटर बट ऑल्सो फ्रॉम द लैंड होल्डर्स हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड। ये समझ में आ रहा है? पहला पैराग्राफ में क्या समझ में आया? खाली कल्टीवेटर एग्जाम नहीं है, जो जमीन के मालक है, जो आप सिटी में है, उनको भी हमने एग्जाम किया। बताओ उनको क्यों एग्जाम किया? अगर उन्होंने लैंड हमको दी नहीं टैक्स के डर से कि उनको इनकम के ऊपर टैक्स ना लग जाए, तो कल्टीवेशन होगा ही नहीं ना रे देश में। और दूसरा, अगर आप किसी भी लैंड को 4 साल 5 साल कल्टीवेट नहीं करोगे तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और फिर वो लैंड बन जाती है इनफर्टाइल लैंड। मतलब अगर आपने अपने दिमाग को अगर 4-5 साल यूज नहीं किया तो समझो ये गया, इसके जो न्यूरॉन्स थे वो गए, अब तू जिंदगी भर डम भी रहेगा। इसलिए इसको एक्टिवेट रखना पड़ता है, इसको एंगेज रखना पड़ता है, इसको काम देना पड़ता है। द मोर यू यूज इट द मोर पावरफुल इट बिकम्स। ब्रेन ऐसा है, आप सोचो, यूज करने से खत्म नहीं होता। आपने जो रिजर्व करके रखा है ना उसको छोड़ दो, अभी खत्म हो जाएगा, इसलिए यूज नहीं करते। आप यूज करना चालू करो, आप देखोगे जितना यूज करोगे उतने न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे आपके। तो लैंड का भी वैसा है, ब्रेन का भी वैसा ही है। तो कोई कोई फार्मर क्या बोलता है पता है गांव के लोगों को, जिसके पास दिमाग है, आप प्लीज मेरी जमीन कल्टीवेट कीजिए, प्लीज, हाथ जोड़ता हूं आपके, मैं मुंबई में, मैं जॉब पे हूं, मैं नहीं कर पाता हूं। फार्मर बोलता है तो आपको क्या देना है? मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ लगेगा तो बताइए। नेगेटिव रेंट समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं? नेगेटिव रेंट समझता है क्या होता है? कि मैं आपको जमीन भी दे रहा हूं और उसको कल्टीवेट करने के लिए आपको पैसे भी दे रहा हूं, ये तो मेरा डबल लॉस हो गया ना। ये लॉस नहीं है साहब। अगर आपकी जमीन कल्टीवेट नहीं हुई तो 5 साल में क्या हो जाएगी? वो बोलो, इनफर्टाइल हो जाएगी, उसके माइक्रो न्यूट्रिशन चले जाएंगे, फिर उस जमीन का कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। और दूसरा, गांव में क्या होता है, दूसरे अभी तो चलो कम हो गया, अगर आप 5-10 साल आए नहीं गांव में और 10 साल के बाद आ रहे हो, ये सोच के कि आपकी जमीन है, कॉन्ग्रेचुलेशन, शायद अभी कोई किसी और की है। क्योंकि गांव में क्या करते पता है, ये फार्मर लोग इतने निच्चड़ होते हैं, कोई कोई, वो हर बार जब वो जमीन, अपनी जमीन बनाते ना, तो दूसरे की 1-1 फुट अंदर लेते रहते हैं। समझ रहे हो ना? अपनी जमीन की मिट्टी यहां डालते हैं, अगले साल फिर से यही से कल्टीवेट कर अगले, तो हर साल उनका जमीन का जो लेंथ है ना वो बढ़ते रहता है, उनकी जमीन ग्रो होते रहती है और बाजू वाले के अंदर 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 आते रहते हैं, क्योंकि बाजू वाले का ध्यान है ही नहीं, वो है ही नहीं। जमीन कहां से, जो रोज जाता है उसको पता रहता है, उधर का इधर पत्थर भी आता है तो उठा के रिटर्न फेंकता है वो रोज देखने वाले को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। जो 15 साल के बाद आएगा उसको तो पता ही नहीं रहेगा कि उसकी जमीन का मेजरमेंट क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट आज गांव के जमीनों का नहीं है, अप्रोक्सीमेशन होता है, अप्रोक्सीमेटली पता, हाँ ये इतनी हमारी जमीन है। तो इसलिए आप याद रखो कि आपको जमीन अगर आपके कंट्रोल में रखनी है, उसकी वैल्यू बनाए रखनी है, तो जो सिटी के लोग हैं उनको बता रहा हूं मैं कि गांव के जो लोग हैं उनको जमीन भाड़े पे दो, क्योंकि उसमें से जो रेंट आ रहा है वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्स फ्री इनकम है। और इसलिए रेंट पे जमीन बहुत कम, 1-1 एकड़ का पर एनम का रेंट 10-10 हजार है साहब। बताओ 1 एकड़ जमीन मिलेगी कितने में? 10,000 में। खाली कर लो अब 40 साल का लीज, 100 एकड़ की जमीन ले लो लीज पे, बना लो कंपनी। किसने बोला जमीन खरीदने के बाद ही आप फार्मर बन सकते हो? अगर लोगों ने हमको जमीन नहीं दी तो हमारा सपना ही पूरा नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना? हमारा खुद का सपना, भारतम का सपना ही पूरा नहीं होगा अगर हमको लीज पे जमीन मिली नहीं तो।
तो इसलिए लीज पे जमीन देना भी इंपॉर्टेंट है और लेना भी इंपॉर्टेंट है। कोई काम करने वाला होना चाहिए तो किसी की जमीन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला खाली कल्टीवेटर नहीं, हम तो कल्टीवेटर है, वी आर गोइंग टू बी द कल्टीवेटर्स, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उसका रेंट भी एग्जम्प्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मल नहीं है। आपने मुझे गलत आंसर दिया था कि रेंट टैक्सेबल होगा, मैं बता रहा हूँ रेंट एग्जम्प्ट है, और बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है। हाँ, लेकिन वो जमीन किसके लिए यूज होनी चाहिए, अगेन फिर से एक बार बताओ, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। लैंड का यूज भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे, इट कैन बी इनकम फ्रॉम एनी एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एनी 3 वेज, इट मे बी रेंट और रेवेन्यू। सर रेंट और रेवेन्यू में फर्क क्या है? लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, एंड यूज बोला यहाँ पे, एंड समझ में आता है? एंड मतलब यूज भी होना चाहिए एग्रीकल्चर के, तो ये कंडीशन तो समझ के आपको मुझे पूछना है कि रेंट और रेवेन्यू में फर्क क्या है। आप गांव में रहोगे तो आपको समझेगा, रेंट पैसे में होता है, मॉनेटरी होता है कि मेरी जमीन लो और मेरे को हर साल इतने पैसे दो। रेवेन्यू जो होता है वो चौथाई वगैरह बोलते हैं हमारे यहाँ पे। चौथाई मतलब 1/4, कि आपका जो भी जमीन है उसमें से जो भी कल्टीवेशन आएगा, पैसा नहीं चाहिए। फार्मर के पास पैसे नहीं होते देने के लिए। आप बोलते मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, साल में मैं एक बार आएगा गांव में, तो जो राइस आपने लगाई थी उसका 1/4 दे दो, और उसका कोई हिसाब नहीं होता। जो लैंडलॉर्ड होता है ना, वो मान लेता है कि जो ओनर, जो कल्टीवेटर उसने जो बोला वही 1/4 है। कोई ऐसा रिकॉर्ड वगैरह नहीं जाके चेक करता। उसने बोला साहब इस साल 100 गोनी हुई थी, चौथाई इसकी 25 गोनी होती है, आप लेके जाओ। कोई वो ऑडिट वगैरह नहीं कराते, क्योंकि वैसे भी उनको ऐसे भी मिल रहा है ना। तो वो जो 1/4 है अब वो लेके जा रहा है। शुगर केन होता तो, क्योंकि मुंबई लेके जाएगा ट्रक में भर के, तो शुगर केन का 1/4 कैसे देगा वो? तो जब वो फैक्ट्री में डोनेट होगा, फैक्ट्री में सेल होगा, तो उसका 1/4 इनकम उसको किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? ओरिजिनल लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। तो पैसे भी देते हैं, या लैंडलॉर्ड के नाम पे ही जमा होता है डायरेक्टली। समझ में आ रहा है ना? उसके नाम पे ही पावती बनती है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब समझो, यूजुअली वो नॉन मॉनेटरी होता है। कौन सा होता है? नॉन मॉनेटरी मतलब रेंट नहीं होता। रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू और रेंट में फर्क है। हम क्या बोलते हैं हमारे पीएन राज सीएफ हमसे, या हमारी गुरुकुल में रेंट बोलते हैं कि हम स्टूडेंट से रेंट कमा रहे। नहीं, हम क्या कमा रहे स्टूडेंट से? मतलब खुद करके जो कमाया जाता है वो क्या होता है? रेवेन्यू। अब खुद करके फिर आपको लगेगा फार्मर तो खुद कुछ कर ही नहीं रहा है, खुद नहीं करता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा होता है कि पैसे में मुझे मत दो आप, वो जो कल्टीवेशन आएगा वो जो भी प्राइस पे जाएगा उसका 50%, 1/4, 30% परसेंटेज में रेंट फिक्स होता है। ओके, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय अ कल्टीवेटर और अ रिसीवर ऑफ द रेंट टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। यहाँ पे क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तुमको समझ रहा है? मैंगो ऐसे ही झाड़ से निकल के मार्केट में आते हैं? नहीं, मैंगो निकलने के बाद पता है ना, एक लकड़ी की पेटी होती है, उसके अंदर ग्रास लगाया जाता है, और उसके ऊपर बहुत प्यार से उनको रखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक लेयर ऑफ ग्रास आता है। फिर तो ये क्या है? ये कल्टीवेशन का प्रोसेस है क्या? मैंगो को पेटी में रखना प्रॉपरली कल्टीवेशन का प्रोसेस है? नहीं, वो तो लग गया ना पेड़ पे, वो अभी पैकेजिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है उसका, टू मेक इट फिट फॉर द मार्केट। तो आप मुझे बताओ, मुंबई के लोगों को तो तोरण समझता होगा अगर मराठी लोग रहेंगे तो। हाँ, गुड़ी पाड़वा वगैरह हमारा जो फेस्टिवल आता है तो तोरण आता है, उसमें आप जो तोरण लाते हो, हाँ, आंब्याची पानं, त्याच्या बाजूला राइस का रहता है ना, ठीक है ना, उसको धान बोला जाता है। धान अगर आपने बेचा तो एग्रीकल्चर इनकम, धान। अब धान कैसे होता है? वो जमीन पे लगा होता है, आपने टीवी वगैरह में तो देखा होगा कम से कम। तो उसको कट करते हैं और एक जगह पे जमा किया जाता है, असेंबल किया जाता है पूरा, और उसके ऊपर अगर अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर चलाया जाता है, और पुराने जमाने में बैल चलाए जाते थे ऐसे सर्कल सर्कल में, क्योंकि वो अपने पेड़ से अलग हो जाए, ठीक है ना। और फिर उसको झाड़ झाड़ के जो उसका गवत होता है, जो ग्रास होता है, वो हटाया जाता है, फिर जो बच जाता है वो क्या है? धान है। वो जो प्रोसेस की, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट थी कि नहीं? तो ये प्रोसेस है, ये एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला वो प्रोसेस भी क्या है? प्राइमरी प्रोसेस है, उसको एग्रीकल्चर। लेकिन धान को अपने फैक्ट्री में लेकर गया, क्योंकि धान का आप राइस नहीं बना सकते साहब। धान को कहां पे लेके जाना पड़ता है? फैक्ट्री में। राइस मिल बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं? राइस मिल में। राइस मिल में क्या होगा? धान में से उसका कवर निकल जाएगा और उसमें से राइस बाहर आएगा। अब फार्मर राइस बेच रहा है, वो बताइए अभी, वो टैक्सेबल है? धान बेच देता तो एग्जम्प्ट है, क्योंकि धान भी प्रोसेस प्रोडक्ट ही है, लेकिन सर इतना भी प्रोसेस नहीं है वो।
प्राइमरी मार्केट के लिए आपको प्रोसेस करना होता है। तो मैंगो निकाल के रखना, संभाल के रखना प्राइमरी है। मैंगो में से पल्प निकालना कमर्शियल एक्टिविटी है। दाल कल्टीवेट करना, दाल को रखना, सुखाना वगैरह जो भी करना होता है, ड्राई करना पड़ता है, खराब को बाजू में करना पड़ता है, वो एग्जम्प्ट है, वो प्राइमरी प्रोसेस है। लेकिन दाल में से आपने डायरेक्टली पापड़ बनाना चालू कर दिया, पीस के आटा बना के पापड़ बनाना चालू किया, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि आपको इन एक्टिविटीज को कंपोजिट एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। अभी आपको कंपोजिट इनकम का रूल सीखना पड़ेगा आगे जाके कि कंपोजिट इनकम को कैसे टैक्स करना है। ये पूरा एग्रीकल्चर भी नहीं है और पूरा टैक्सेबल भी नहीं है, थोड़ा टैक्सेबल थोड़ा एग्रीकल्चर है। तो उसको टैक्स कैसे करते हैं, उसके रूल्स है हमारे इनकम टैक्स रूल में, वो आपको सीखने पड़ेंगे। मैं खाली बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं। आगे का डेफिनेशन देखो, सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। रेंट इन काइंड समझ में आ रहा है ना आपको? रेंट इन काइंड मतलब मैंने बताया कि डायरेक्टली आप प्रोडक्ट ही लेते हो। तो पहला तो सेल है बाय कल्टीवेटर, कल्टीवेटर मतलब तुम ही फार्मर हो, और रिसीवर ऑफ द रेंट मतलब आप लैंडलॉर्ड हो, ठीक है। सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर रेज और रिसीव्ड बाय हिम in respect of which no process has been performed other than process in the nature mentioned be above। मतलब प्राइमरी प्रोसेस छोड़ के उसका जो सेल होगा, जो प्रोड्यूस आपने निकाला है, मैंगो जो आपने पेटी में पैक की है, उसको जो सेल करोगे अभी मार्केट में, तो उसमें से जो इनकम आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम आएगा, उस प्रोडक्ट में से, प्राइमरी प्रोडक्ट में से। तो ये जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो भी एग्रीकल्चर आइटम ही बेचता है ना रे। ये टोमेटो वेंडर, अनियन वेंडर, जो भी आपकी दुकान, आप मार्केट में जाके जो मार्केट वाले लोग हैं, उनका इनकम एग्रीकल्चर इनकम है क्या? अरे जो कल्टीवेटर ने बनाया था वही वो बेच रहे हैं ना। कल हम लोग ने गोभी लाया, फ्लावर लाया, तो जो बेच रहा है, नहीं उसने नहीं बनाया वो, अरे वो व्यापारी होता है, वो ट्रक लेके खरीदा जाता है, उसमें भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ऐसा चेन होता है। जो कल्टीवेटर ने बेचा होगा पहले डिस्ट्रीब्यूटर को, वो एग्जेम्प्ट है। उसके आगे जो सेल हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा, होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, और रिटेलर ने आपको बेचा, या आगे के जितने भी लोग हैं उनका इनकम एग्रीकल्चर है क्या? नहीं। जो पहला इनकम हुआ है, पहला जब फार्म से वो माल उठाया गया होगा और पैसे दिए होंगे, पहला इनकम ही खाली क्या है? एग्जेम्प्ट है। उसके आगे जितने सेल हुए, तो डीमार्ट में भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलते हैं, तो डीमार्ट का इनकम एग्जेम्प्ट नहीं, उसका तो टैक्सेबल होगा। तो ये वेजिटेबल वाले जो मार्केट के लोग हैं ना, मतलब आपका आपका अगर सब्जी मंडी में धंधा है, तो आप मत समझो कि आप कल्टीवेटर हो, आपका इनकम एग्जेम्प्ट है, आप ट्रेडर हो। हाँ, आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, लेकिन इनकम टैक्स में आप एग्जेम्प्ट नहीं हो। इनकम टैक्स आपको लगेगा क्योंकि खाली बाय कल्टीवेटर बोला गया है, और मैक्सिमम गवर्नमेंट थोड़ा एक्सटेंड करता है कि इसको आपके डैडी को, आपके डैडी कौन, जो मुंबई में भी काम कर रहे हैं लेकिन उनकी जमीन गांव में है, उन्होंने बेचा है, उनके नाम पे बेचा गया है, क्योंकि ही इज अ रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, दो ही लोग एग्जेम्प्ट है, एक तो खुद कल्टीवेटर और दूसरा रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। इसके अलावा और कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। आई होप इतना डीप में ठीक है, इससे ज्यादा डीप में जाऊंगा तो पागल हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। फिर आगे जाता हूं, आगे जाता हूं, आगे जाता हूं, आगे जाता हूं। बेसिक ऑपरेशन ही एग्जेम्प्ट है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन टैक्सेबल होते हैं। ये देखो, ये बात करना था मुझे को नर्सरी का। नर्सरी का इनकम एग्जम्प्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नर्सरी समझता है ना आपको? नर्सरी में जो प्लांट होते हैं ना, वो जमीन पे नहीं लगाए जाते, वो मिट्टी अलग से पॉट्स में ली जाती है, प्लास्टिक बैग आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है यूजुअली, और उसमें लगाए जाते हैं। तो बेसिक यहाँ पे एक लैंग्वेज ऐसा होता है, बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट, ये देखो यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज होता है, बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड ऑन ऑन द लैंड। और जमीन पे हो भी सकता है, जमीन पे नहीं भी हो सकता, लेकिन यूजुअली नर्सरी का जो होता है वो जमीन पे ऑपरेशन नहीं होते, वो मिट्टी अलग से की जाती है, उसको हाई फर्टाइल बनाया जाता है। क्योंकि मिट्टी का देखो नियम क्या है, अपने प्लानेट अर्थ का नियम क्या है? अपना प्लानेट अर्थ जो है ना, वो एक बहुत अच्छा टीचर है, ठीक है ना, बहुत अच्छा टीचर है प्लानेट अर्थ। अच्छा टीचर ना लविंग टीचर नहीं होता। आप जरा याद करो आपके स्कूल में से आपको वही टीचर याद होगा जिसने आपको बहुत कूटा होगा। बाकी बहुत सारे टीचर आए रहेंगे आपके लाइफ में, लेकिन उनको आप भूल गए रहोगे। जैसे मेरा भी, मेरे लाइफ में वो पता है, मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया था उसे, ये दिन जिसने मुझे बहुत मारा है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसका चेहरा याद है, उसकी भाषा याद है,
वो किस टाइप के कपड़े पहनता था, मतलब वो पूरी जीत जाती पर्सनालिटी मेरे आंखों में। बाकी टीचर्स को मैं भूल गया जो मेरे से अच्छे थे, अच्छे से बात करते थे। मुझे नहीं पता अच्छे से करते भी नहीं थे कि नहीं, मारा नहीं होगा उन्होंने मुझे। तो प्लानेट अर्थ को भी आप ये मत समझो, ये जो जमीन है ना, मिट्टी जो है ना, भूमि, इसको आप अच्छा मत समझो। इंसान की डेथ होने के बाद इसमें गाड़ दो आप, हाँ, वो खत्म कर देता है उसको, मतलब बोन्स को भी नहीं छोड़ती है। तो अगर आपने सीड लगा दी, इंसान मतलब समझ रहे हो, इतना तुम्हारा इतना मांस है, हड्डियां हैं, इसको अगर ये प्लानेट अर्थ खा सकता है, तो सीड अगर लगाएगी तो सीड पहला क्या करेगा प्लानेट अर्थ? उसको खत्म कर देगा। इट विल ट्राई टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर। अब समझो ना, जमीन के अंदर है वो, चारों साइड से उसके ऊपर क्या आने वाला है अब? प्रेशर। अगर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और अगर क्रैक हो गया, तो जमीन उसको फर्टिलाइज बना देती है, फर्टिलाइजर खत्म कर देती है, उसको खाद बना देती है। लेकिन उसने प्रेशर झेला और सर्वाइव किया कुछ नंबर ऑफ डेज तक, तो जमीन को पता चलता है कि ये है, इसमें ताकत है। एंड देन इट डजंट प्रेशराइज यू, देन इट नर्चर्स यू। तो आपको जितना टाइप का हीट चाहिए उतना हीट प्रोवाइड करता है, जितना पानी चाहिए पानी, पर वही जमीन जो पहले आपको खाने पे तुली हुई थी, अब उसको आप क्या कर रही है, वो नर्चर करती है। लेकिन इमीडिएटली नहीं, कुछ दिनों के बाद, कुछ प्रेशर लेने के बाद। तो अच्छा गुरु भी वैसा ही होता है। आपने कोई भी चाइना बीना का कोई भी वो कराटे किड वगैरह मूवी देखा होगा, तो स्टार्टिंग में वो बहुत टॉर्चर करते हैं, वो देखते हैं कि आप टिक भी पाओगे कि नहीं। एक बार आपने टिक लिया, वो पहला वाला बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में भी वैसा ही होता है। आप पहले 3 महीने 6 महीने प्रोबेशनरी पीरियड पे रहते हो, वो देख रहे हैं कि आप झेल भी पाओगे कि नहीं कॉर्पोरेट कल्चर। हाँ, एक बार आपने झेल लिया, देन यू प्रूव्ड कि हाँ ओके आई एम मेड फॉर दिस। अपने गुरुकुल में भी तो है 15 डेज का, 15 दिन झेल को तो दिखा कि गुरुकुल क्या है, उसके बाद बात करते हैं अपन लोग। ये जमीन का ही नियम है साहब। 15 दिन के बाद जमीन क्या करती है, फिर उस सीड को प्रोटेक्ट करना चालू करती है, और फिर सीड अंदर से टूटता है। टूटना तो पड़ेगा, ग्रो करना है तो टूटना तो पड़ेगा। अंदर से टूटोगे तो आगे जाके कल्टीवेट हो जाओगे, बाहर से टूटोगे तो खत्म। अंडे का भी वही है, एक का नियम। आप एक ब्रेक करो आउटर फोर्स से तो लाइफ एंड्स, इफ इट ब्रेक्स फ्रॉम विद इन लाइफ स्टार्ट्स। अपना भी वही है, अपने को अपन बाहर से प्रेशर से टूट गए, खत्म। अपन अगर अंदर के प्रेशर से अगर टूट के बाहर निकले तो ग्रोथ स्टार्ट्स। तो कोई कंफर्ट जोन की बात है, वही जो यहाँ पे सब कुछ सीखा है मैंने, सब कुछ इस चैप्टर से सीखा है। तो आपको वही मैं पूछना चाहता हूं कि अपने अगर डायरेक्टली सीड अगर लगाया जमीन पे, नर्सरी का बिजनेस में पूछ रहा हूं, टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जम्प्ट होना चाहिए? पहला आपका ओरिजिनल आंसर दो। एग्जम्प्ट होना चाहिए। नर्सरी वाला कल्टीवेटर है क्या? नर्सरी वाला कहाँ कल्टीवेटर है? कल्टीवेटर मतलब वो जो कल्टीवेट करता है, जो आउटपुट बेचता है। अरे कल्टीवेटर मतलब कौन? जो राइस लगाता है, राइस काट के धान बेचता है। मैंगो के प्लांट लगा देता कि मैंगो लगे, मैंगो तोड़ के बेचे। कल्टीवेटर, ये नर्सरी क्या बेच रही है? झाड़ बेच रही है इतने इतनों से, सीड्स बेचती है, फर्टिलाइजर सेल करती है। तो ये एक्चुअली कमर्शियल इनकम है, दुकान है वो कहां से कल्टीवेटर हो गया? और इसमें से बहुत सारे प्लांट उसने लगाए भी नहीं है, वो किसी और ने लगाए, इसने खरीद के रखे। तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? नर्सरी का बिजनेस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, नर्सरी का बिजनेस इज नॉर्मल इनकम, वेरी नॉर्मल, टैक्सेबल होना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि इनकम टैक्स ने ऐसा क्यों किया। इनकम टैक्स ने इसको डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर बताया गया। क्या बताया गया? एग्रीकल्चर नहीं है, मतलब वो क्लियर है, डीम करना पड़ा, मतलब रैशनली वो क्या नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। इन्होंने डीम्ड एक्सप्लेनेशन ऐड किया डेफिनेशन में, दिख रहा है आपको यहाँ पे कैसे लिखा? देखो लैंग्वेज देखो, एज पर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 2(1)(a). 2(1)(a) में क्या डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इनकम है? ए फॉर एग्रीकल्चर। 2 सेक्शन 2 तो याद रहना ही चाहिए, क्यों? डेफिनेशन है। 1(a) मतलब पहला ही डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो ऐसा समझो आप, ठीक है ना? एग्रीकल्चर का डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2(1)(a) में एग्रीकल्चर को डिफाइन किया गया है। उसके एक्सप्लेनेशन 3 में इट इज इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी वुड बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम बोला गया है, वेदर और नॉट बेसिक ऑपरेशंस वर कैरिड आउट ऑन लैंड और नॉट। और इसका इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ गांव में आने के बाद पता चला कि सीड लगाने के बाद उसको इस लेवल पे 2 फुट 3 फुट तक आने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं। और एज आई सेड, हमारा मदर अर्थ इज नॉट सो काइंड टू द सीड
जब मैं छोटा था, जब मेरे बाबा, मतलब बाबा एक्चुअली मतलब मम्मी के पापा, वो जब प्लांटेशन करते थे तो खड्डा मारने के लिए मुझको लेके जाते थे, क्योंकि वो बहुत एफर्ट वाला काम होता है। जब मैं छोटा था 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग खड्डा मारते थे, इतना इतना खड्डा जब हो जाता था तो बोलते हाँ अभी यहाँ पे प्लांटेशन हम कर सकते हैं। तो एक एक खड्डे में 3 सीड लगाते थे, वो काजू का प्लांट लगाते थे हम। तो एक जगह पे कितने लगाते थे हम? 3। तो मैं बाबा को पूछता था, बाबा वो 3 प्लांट आ जाएंगे ना यहाँ से? बाबा बोलते नहीं, 3 में का एक ही आएगा।